हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। मेरा नाम है अलक पांडे और मैं आया हूं आपको एक छोटी सी उम्मीद देने। तो हमारे नीट फिजिक्स क्रैश कोर्स का ये है डे नंबर 11 और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। और वर्क एनर्जी एंड पावर के मैं लूंगा 2 लेक्चर और 2 लेक्चर के अंदर ये पूरा चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, सारे शॉर्टकट, ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब हम कंप्लीट करेंगे। तो आज वर्क एनर्जी पावर के लेक्चर नंबर 1 में हम ये समझेंगे वर्क क्या होता है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ग्राफ, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, काइनेटिक एनर्जी एंड ऑफ कोर्स वर्क एनर्जी थ्योरम। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। इसके पढ़ेंगे ढेर सारे फॉर्मूले, शॉर्टकट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। सभी को पता है कि लेक्चर की क्या थीम रहती है कि लेक्चर में जब भी क्वेश्चन आएगा तब आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे। जब क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं होगा तब वीडियो को देखेंगे। वीडियो खत्म करने के बाद क्या करना है? क्या करना है भाई? वीडियो खत्म करने के बाद नचना गाना है। नाचना गाना नहीं है, क्या करना है? प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करनी है। इस वीडियो से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी जिसमें 25 से 30 बढ़िया सवाल होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। प्रैक्टिस शीट कहां मिलेगी? आपको फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप में मिलेगी। आपको फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप में जाना है, बैचेस सेक्शन में जाना है और बैचेस सेक्शन में जाके उम्मीद बैच पे क्लिक करेंगे। वहां पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बेझिझक बिना डरे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। ₹0, 0 फी, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप उस बैच में इनरोल हो जाएंगे और वहां से फिर प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड करेंगे, उसके क्वेश्चंस को लगाएंगे और जो क्वेश्चंस फंस जाएंगे नेक्स्ट डे जाके फिजिक्स वाला के ऐप में बैचेस सेक्शन के अंदर, उम्मीद बैच के अंदर उन क्वेश्चंस का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। यानी प्रैक्टिस शीट की आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। बाकी सभी को पता होगा कि उम्मीद सीरीज के अंदर सिर्फ नीट के फिजिक्स का क्रैश कोर्स नहीं चल रहा, नीट के केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी क्रैश कोर्स चल रहा है। कहां पे? हमारे प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला पे। तो इन क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हैं और ढेर सारे सवाल भी करा रहे हैं और प्रैक्टिस शीट्स भी दे रहे हैं जो में आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे न्यूमेरिकल्स या ढेर सारे क्वेश्चंस और लगाओगे। तो इन सभी गाथाओं के साथ, इन सभी कथाओं के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है अलक पांडे, चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाओ बच्चों, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो टुडेज गोल है वर्क डन बाय ऑल काइंड्स ऑफ फोर्सेस, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो स्टार्ट करेंगे वर्क डन बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस, उसके बाद हम लोग चलेंगे काइनेटिक एनर्जी के टॉपिक पे एंड देन वर्क एनर्जी थ्योरम पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भाई साहब, शुभारंभ करते हैं। तो शुभारंभ हो चुका है। सबसे पहले हम देखें यहाँ पे कि बिलाक है और बिलाक मास m का है और उस पर एक F फोर्स लगी है और ये F फोर्स लगाने पे ब्लॉक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? S डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल थीटा है। तो वर्क डन कैसे डिफाइन होता है बेटा? F डॉट S होता है। वर्क डन क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो वर्क कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है ना। डॉट प्रोडक्ट से जो भी चीज आती है बेटा वो कैसी होती है? स्केलर होती है, यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। फिर F डॉट S को हम बोल सकते हैं मॉड F मॉड S कॉस थीटा, है ना। F डॉट S, A डॉट B क्या होता है? AB कॉस थीटा। तो मॉड F मॉड S कॉस थीटा, ये वर्क निकालने का फॉर्मूला हो गया बेटा। ये फॉर्मूला तब वर्क करेगा जब आपके पास फोर्स जो गिवन हो वो कांस्टेंट फोर्स हो। कैसी फोर्स हो? कांस्टेंट फोर्स हो। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे, F इंटू S इंटू कॉस थीटा या F डॉट S लगा दिया, खेल खत्म। इसके बाद हमने बोला है वर्क डन को आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो इस तरह से, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से भी आप सोच सकते हो। क्या? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा? फोर्स का इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा? फोर्स का इस तरफ कंपोनेंट आएगा F cos थीटा। तो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कितनी फोर्स है? F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी F cos थीटा इंटू S। इसको भी हम वर्क डन बोल सकते हैं। एक ही बात है बट समझने का तरीका अलग है ना। कि आपके पास अगर फोर्स गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट दिख रहा हो
तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले लें, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कर दें, खेल खत्म, है ना। इस फोर्स के दो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा से कोई वर्क नहीं हुआ, एफ कॉस थीटा से वर्क हुआ है। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये खेल भी अपने को समझ में आ गया। ये सब फॉर्मूले तब लगाएंगे जब कांस्टेंट फोर्स हो। यूनिट ऑफ वर्क की बात करें बच्चों, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, तो न्यूटन मीटर एसआई यूनिट हो गई, जिसको हम लोग जूल भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट क्या हो गई, फोर्स हो गई डाइन में, डिस्प्लेसमेंट हो गया सेंटीमीटर में, है ना। तो डायन सेंटीमीटर, ठीक है। डायन सुन के उनकी याद तो नहीं आ गई आपको, हाँ चुड़ैल की। तो डायन सेंटीमीटर, या उसी को हम लोग अर्ग भी बोलते हैं, अर्ज नहीं बोलेंगे, है ना, अर्ग बोलेंगे, अर्ग। तो डायन सेंटीमीटर या अर्ग हो गई सीजीएस यूनिट, और न्यूटन मीटर या जूल हो गई एसआई यूनिट। रिलेशन क्या है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। मेरे ख्याल से सभी को ये पता होगा। 3 स्पेशल केसेस दिए हैं। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री हो तो बेटा एफ एस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वर्क कितना हो जाएगा, एफ इंटू एस। तो अगर आपको कभी दिख रहा हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तेज तो नहीं हो रहा यार, ये सब तो बेसिक है, क्रैश कोर्स से तेज चलेंगे। अब जो यहाँ चूजे आ गए जिनको फील चाहिए, तो फील के लिए मैंने पुराने बहुत सारे लेक्चर बनाए हैं, वहाँ पे आप फील ले सकते हो। 11-12 का फुल ईयर कोर्सेस है, ये क्रैश कोर्स है, थोड़ा तेज चलेगा। तो अगर एंगल 0 डिग्री है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, कहने का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम दिशा में है, ऐसे फोर्स लग रही और ऐसे डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में आपको कॉस थीटा ईटा करने की जरूरत नहीं है, है ना। थीटा 0 है तो सीधा कॉस 0 की वैल्यू 1 एफ इंटू एस। इसी तरह से बच्चों थीटा 180 डिग्री, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, मान लो फोर्स यूं लग रही है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। बेटा जब भी ऐसा केस मिले कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, थीटा 180 है, कॉस 180 की वैल्यू सभी को रट गई होगी, -1 होती है, तो बेटा वर्क डन क्या हो जाएगा, -Fs हो जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट केस याद रखेंगे। अगर फोर्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में है तो F इंटू एस, और अपोजिट है तो -Fs, है ना। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट तो सीधा -Fs, सीधा -Fs। अब बहुत इंपॉर्टेंट केस है थीटा 90 डिग्री। तो बेटा मैंने बताया था कि अगर 2 वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है ना। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बच्चों वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यदि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का दिखता है तो उस केस में वर्क डन 0 होता है, उस केस में वर्क डन 0 होता है, उस केस में वर्क डन 0 होता है। जैसे कि सर्कुलर मोशन करते वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा 90 डिग्री में होंगे। सो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, 0 हमेशा, चाहे 1 चक्कर लगाएं, चाहे आधा चक्कर लगाएं, चाहे पौना चक्कर लगाएं, चाहे 9 चक्कर लगाएं। बात समझ में आई। ये मेरे हाथ में ड्राइनेस होने लगी है, कि नई इशू है, तो हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। इसका ऐड नहीं करना है तुमको, ठीक है, मिंटास का ऐड ऐसे ही बहुत हुआ है। तो ठीक है, तो क्या बता रहे थे, हाँ हम ये बता रहे थे कि जैसे सर्कुलर मोशन है, अब उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री पे रहेगा। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0, है ना। अब ये नहीं कि पूरे चक्कर में 0, पूरा चक्कर आधा चक्कर हमेशा 0। अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जब प्लैनेट वगैरह सन के अगल बगल रिवॉल्व करते हैं, तो प्लैनेट वगैरह जब सन के अगल बगल रिवॉल्व करते हैं तो फोर्स कैसी होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, टेंजेंट के अलोंग। तो वहां पे भी वर्क डन हर इंस्टेंट पे 0 आएगा। इतनी गाथा हो गई, चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। तो पहला सवाल स्क्रीन पे, अ बॉडी इज बीइंग रेज्ड टू अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, What is the sign of work done by applied force and gravitational force respectively? हमसे सिर्फ साइन ऑफ वर्क डन पूछा है। तो ये हमारे पास अर्थ का सरफेस हो गया, फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ, और यहाँ पे एक बॉडी रखी है ना, यहाँ पे एक बॉडी रखी है। हमने क्या किया, अ बॉडी इज बीइंग रेज्ड टू अ हाइट h, इस बॉडी को हमने उठाकर कहाँ ले गए, h हाइट तक ले गए। अ बॉडी इज बीइंग रेज्ड टू हाइट h फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो बेटा एक बात बताओ, नीचे की तरफ इस पे क्या लग रही होगी, mg, तो आपको ऊपर एक अप्लाइड फोर्स F लगाना पड़ेगा। हमसे वर्क डन नहीं पूछ रहा, हमसे साइन पूछ रहा है। व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सभी को समझ में आ रहा है, अप्लाइड फोर्स जिधर है डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, h के बराबर, तो जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। तो अप्लाइड फोर्स का वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कैसा हो जाएगा बच्चों,
पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर है, अपोजिट, वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सभी को क्लियर है ना। फोर्स किधर लग रही है, ग्रेविटेशनल, नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन नेगेटिव। तो अप्लाइड फोर्स का पॉजिटिव होगा और ग्रेविटेशन का नेगेटिव होगा। ऑप्शन बी सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एंड फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन 10 kg ब्लॉक डिस्प्लेसेस बाय 5 मीटर। ये 10 kg का ब्लॉक है, इसको 5 मीटर डिस्प्लेस किया, तो जाहिर सी बात है इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन के डायरेक्शन में तो मूवमेंट हो नहीं सकता। चेक करते हैं कितना फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर, F। तो चेक कर लेते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। वैसे डिस्प्लेस बता दिया है क्या, व्हेन 10 kg ब्लॉक डिस्प्लेसेस बाय 5 मीटर, यानी कि रिलेटिव मोशन हो चुका है। यानी मोशन हो चुका है तो कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो सोचने की कोई बात ही नहीं भैया। तो फ्रिक्शन फोर्स F लिमिटिंग लग जाएगी सीधी, कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू एन। डायग्राम को ध्यान से देखें बच्चों, नीचे लगेगा 10G, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। बहुत बढ़िया, अब मेरे बच्चों के अंदर स्पीड आ गई है। सो F लिमिटिंग इज इक्वल्स टू म्यू इंटू mg हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, 10G के बराबर हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू रख दी मैंने 0.1, m की वैल्यू कितनी है 10, g की वैल्यू कितनी है 10। ये दशमलव हटा, एक मुंडी उड़ी, कितना आया 10 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रही है, कितनी लग रही, 10 न्यूटन। और आगे कितनी फोर्स लग रही है, 50 न्यूटन लग रही है। अब हमसे पूछा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स दोनों का निकालना है। तो बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाल दें। आप ध्यान से देखो, फोर्स भी इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा। काहे कि ये फोर्स ज्यादा है ना, लिमिटिंग को क्रॉस कर गई है। तो इसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में है, कांस्टेंट फोर्स है, तो सीधा वर्क डन F इंटू एस, यानी 50 इंटू 5 कितना हो गया 250, और किसमें यूनिट क्या हो जाएगी, जूल्स, न्यूटन मीटर। उसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। बेटा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या होगा, फ्रिक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट उधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा -F इंटू एस लगेगा। यस और नो, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे। क्यों लिमिटिंग लगाया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी मोशन हो रहा है। तो फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे। बेटा कितना हो गया, -10 इंटू 5 कितना हो गया, -50 जूल। सीधा ये फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट फोर्स दिख रही हैं। तो 250 जूल और -50 जूल। तो ऑप्शन बी दिख रहा है मुझको, 250 जूल -50 जूल। एंड फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन 10 kg ब्लॉक, सही है। आगे बढ़ा जाए बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एम्स 2011 का सवाल ले आए। ऐसा कोई टफ सवाल नहीं है, टेंशन ना लें एम्स का नाम देखकर। वैसे भी मैं बता रहा हूं, मैं लेवल अप सीरीज लेके आने वाला हूं जिसमें मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। तो मेरे ख्याल से 1 तारीख से वो भी स्टार्ट हो जाएगी अपने मेन चैनल पे, फिजिक्स वाला पे। अ कॉर्ड इज यूज्ड टू वर्टिकली लोअर अ ब्लॉक ऑफ मास m बाय अ डिस्टेंस d विथ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g/4। वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक इज। हमसे पूछ रहा है कि ये कॉर्ड जो है, जो धागा है, ये कितना वर्क करेगा। ठीक है, कच्चे धागे कच्चे। ट्राई करें एक बार, मैं पानी पी लूं। तो भैया क्या बोल रहा है कि ये धागा है और इसको यूज कर रहे हैं ब्लॉक को नीचे ले जाने के लिए। कितना नीचे ले जाएंगे, d डिस्टेंस नीचे ले जाएंगे, विथ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g/4, g/4 की एक्सेलरेशन से ले जाएंगे। वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक, ये कॉर्ड कितना वर्क करेगा। तो बेटा कॉर्ड के पास कौन सी फोर्स होती है, टेंशन की फोर्स होती है। तो कॉर्ड में लग गई टेंशन की फोर्स। तो घुमा फिरा के आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय द कॉर्ड, यानी आपसे वो पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना होगा। भाई कॉर्ड के अंदर टेंशन फोर्स ही तो होगी, वही वर्क करेगी। अब जरा इस कहानी को समझते हैं, समझो भाई। एक्सेलरेशन कितना है नीचे, g/4, तो टेंशन की फोर्स कितनी होगी ये भी निकाल लिया जाए। अरे बात समझ रहे हो, वर्क डन बाय टेंशन ही तो चाहिए। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, टेंशन ऊपर है, क्या होगा -T इंटू डी करेंगे, है ना। फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में, -T इंटू डी कर देंगे। पर टेंशन निकालनी तो पड़ेगी। तो इस ब्लॉक का FBD बनाओ। ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगी mg, ऊपर की तरफ लगा t, एक्सेलरेशन है नीचे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी ब्लॉक की, इक्वेशन बन जाएगी mg - t इज इक्वल्स टू ma।
खत्म बेटा। यहाँ से mg माइनस टी, ए कितना है g/4 रख दिया। यहाँ से टेंशन कितना हो जाएगा mg माइनस mg/4, है कि नहीं? सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है। टेंशन कितना हो जाएगा mg माइनस, है ना, mg माइनस mg/4 कितना हो जाएगा mg माइनस mg/4, है ना। तो 1 माइनस 1/4 कितना हो गया 3/4, तो 3/4 mg, ये हो गई टेंशन। और डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे भैया, खेल खत्म कर दो। वर्क डन बाई टेंशन क्या होगा माइनस टी इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऊपर है डिस्प्लेसमेंट नीचे। सो माइनस 3 mg/4 मल्टीप्लाइड बाई डी। बोलो क्लियर है? चाहो तो टेंशन सीधा सीधा भी निकाल सकते थे, g/4 इधर नीचे जा रहा है तो क्या करेंगे, चूहा बन के इसके ऊपर बैठ जाएंगे, g/4 को पलट के इसके ऊपर लगा देंगे, t प्लस mg/4 इज इक्वल्स टू mg, तब भी यही कहानी बनेगी, है ना। चूहा बन के ऊपर बैठ जाओ, इसको ऊपर लगा दो एक्सेलरेशन को g/4, तो t प्लस mg/4 इज इक्वल, ये चूहा बन के बैठना आता है कि नहीं, चूहिया बन के बैठ जाना, ठीक है। तो t प्लस mg/4 इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हो गया माइनस 3 mg d/4, सही है, बहुत बढ़िया, गलत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नीट 2016, नीट 2016 हलवा सवाल आए हुए हैं। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट दिस टू दिस व्हेन अ फोर्स ऑफ दिस इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द फोर्स। अब बेटा क्या किया जाए, यहाँ पे आप देख रहे हो कार्टेशियन फॉर्म में है, तो बेटा कार्टेशियन फॉर्म में कौन इनका मॉड निकाले ये करे, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे वर्क का। जब कार्टेशियन फॉर्म में दिख रहा हो तो वर्क का कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, जी हाँ भाइयों और बहनों, जो आपने सोचा है F.S लगा देंगे। और F.S क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है। डॉट प्रोडक्ट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में दिख रहा है। बेटा फोर्स तो मुझे दिख रही है इतनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, -2i, 5j, ऐसे लिख लूँ, प्लस 5j है। यहाँ से कहाँ जा रहे हो आप, यहाँ जा रहे हो 4j, 3k, है ना, पोजीशन वेक्टर्स हैं एक तरह से। तो बेटा यहाँ से यहाँ जा रहे हो, इसको हम बोल देंगे r1, इसको हम बोल देंगे r2, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, r2 माइनस r1। तो बेटा इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें कोई i नहीं है तो 0i मान लो, 0i माइनस माइनस 2i, तो ये हो गया 2i। बेटा अब इसमें j भी नहीं है, अच्छा है, क्या हो गया मास्टर, ऐसा भी मत गाड़ी चलाओ, हैं, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो। तो 0i माइनस माइनस 2i, तो 2i हो गया। फिर 4j माइनस 5j माइनस j हो गया। फिर क्या होगा, 3k माइनस 0k, तो 3k हो गया। बेटा ये मिल गया आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर दिया हुआ है 4i प्लस 3j कैप, फोर्स वेक्टर दिया हुआ है कितना है 4i प्लस 3j कैप। बेटा डॉट प्रोडक्ट करना आपको आता है, i को i से गुणा करो, j को j से गुणा करो और गुण मत खाओ। तो कितना हो गया बेटा जी, 2 4 जा 8 माइनस 1 इंटू 3, और बेटा k की तो बात ही मत करो, 0k है, तो ये हो गया 8 माइनस 3 5। देखो ये न्यूटन में है और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मान लें, कुछ लिखा नहीं है, तो आंसर जूल में हो गया। तो 5 जूल इज दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलो। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, मान लो फोर्स वेरिएबल है, कुछ ऐसा ग्राफ है फोर्स का, टारारारारा, किच 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 टाडाडाडाडा, मान लो ऐसा ग्राफ है फोर्स का, ठीक है, वेरिएबल फोर्स है। तो बेटा वेरिएबल फोर्स के केस में क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, बेटा वर्क डन क्या होता था, F.S होता था। ये F.S वाला खेल कब चलता है बेटा, जब फोर्स कैसी हो, कांस्टेंट फोर्स हो, ठीक है। अब फोर्स अगर वेरिएबल है, फोर्स इन दी फॉर्म ऑफ x, इन दी फॉर्म ऑफ y, इन दी फॉर्म ऑफ z अगर डिफाइंड है, मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब फोर्स ऐसे दिया हुआ है ना, मान लो फोर्स दिया हुआ है 3xi प्लस 4yj, ऐसे दिया है 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब, है मतलब t के टर्म्स में है, x के टर्म्स में, किसी वेरिएबल के टर्म्स में वेरिएबल फोर्स है। बात समझ में आ गई, 3xi प्लस 4yj, तो y के साथ वेरी कर रही है x के साथ। तब क्या करेंगे बेटा, तब हम लोग छोटी सी फोर्स लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग dw इज इक्वल्स टू F.ds लिख लेंगे, बहुत सुंदर, dw इज इक्वल्स टू F.ds। अब कई लोग ds लिखते हैं, कई लोग dr लिखते हैं, दोनों लोग सही होते हैं, डियर। बात समझ में आई, डियर। सुमन भाई की याद क्यों आ गई आपको डियर के नाम पे, वेरी बैड। सो F.ds हो जाएगा।
अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ डॉट डी आर भी लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। अब बेटा मान लो फोर्स आपको एक्स वाई जे के टर्म्स में गिवन हो, खैर वैसे इंटीग्रेट करके दिखाऊं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन मार दें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू ये हो गया टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू यानी अरे कितना हलवा चीजें पढ़ा रहे हैं मास्टर क्रैश कोर्स के अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू ये हो गया टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस लिखना हो डी एस लिख दो फ्रॉम S1 टू S2 या इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर लिख दो, डी आर लिख दिया R1 से R2 इंटीग्रेट कर दिया। अब मान लो F गिवन है एक्स वाई जेड के टर्म्स में, मान लो फोर्स F ऐसे एक्सप्रेस की गई है F इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो बेटा मान लो फोर्स इस तरह से गिवन है, तब वर्क डन क्या हो जाएगा, तब वर्क डन हो जाएगा जब इंटीग्रेट करोगे Fx को इंटीग्रेट करो dx के रिस्पेक्ट में फ्रॉम x1 टू x2 प्लस एफ वाई को इंटीग्रेट करो डी वाई के टर्म्स में, कहाँ से कहाँ y1 से y2 और फिर उसके बाद एफ जेड को इंटीग्रेट करो डी जेड के टर्म्स में, कहाँ से कहाँ करोगे, झुमरी तलैया से हैं, कहाँ से कहाँ करोगे बच्चा, बच्चा कई बच्चे बोल रहे थे अलग सर बेटा बेटा बोल ले लगे, अब वो फीलिंग नहीं आती है, तो ठीक है मैं तुमको फीलिंग दिलाता हूँ, फीलिंग ले आओ अपने अंदर फीलिंग्स। तो Z1 से Z2 तो बच्चा है ना, तो बच्चा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, fx को इंटीग्रेट करो dx के टर्म्स में x1 से x2, fy को इंटीग्रेट करो dy के टर्म्स में y1 से y2, fz को इंटीग्रेट करो dz के टर्म्स में z1 से z2। इतनी बातें उतारें। दूसरी बात बच्चों, यहां से देख के क्या समझ में आ रहा है आपको, इस इंटीग्रेशन के निशान से क्या समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन का निशान कुछ बताता है कि नहीं, हाँ सर बताता है। अगर वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एस लिखा है, इसका मतलब ये भी तो हुआ कि वर्क डन इज गिवन बाय एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ला 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 ला। तो बेटा ये जो एरिया है ये भी वर्क डन होगा और ये भी वर्क डन होगा। जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव वर्क डन है और नीचे वाला नेगेटिव वर्क डन है। टोटल वर्क डन बोले तो ऊपर वाले को जोड़ो नीचे वाले को घटा दो। तो बेटा वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर एफ एस कर्व। क्लियर है भाई साहब, मौज आ रही है। चलो सवाल करते हैं। ये वाली बात क्लियर है, लास्ट वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन शायद कई लोग से मिस हो जाती है। डॉट डी आर तक सब समझते हैं, यहाँ पे हालत खराब। तो एफ एक्स को डी एक्स के टर्म में इंटीग्रेट, एफ वाई को डी वाई के टर्म्स में, एफ जेड को डी जेड के टर्म में, टोटल वर्क डन आ जाएगा। बहुत खूबसूरत, शानदार, मजेदार, जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। नीट 2019 का सवाल आ गया, नीट 2019 का सवाल आ गया। सवाल क्या है, अ फोर्स F is equals to 20 plus 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton and y is in meter. Work done by this force to move the particle from y is equals to 0 to y is equals to 1 meter is। ध्यान से देखें बेटा, गिवन फोर्स वेरिएबल फोर्स है, F is equals to 20 plus 10y। फोर्स y पे डिपेंड कर रही है, y चेंज होगा, फोर्स चेंज होगी। देखो y 0 से 1, y बदला तो फोर्स भी बदली, तो बदला बदली तो बेटा फोर्स कैसी हो गई, फोर्स हो गई वेरिएबल। तो बेटा वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालोगे, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी आर लगाएंगे। अब ध्यान से देखें बेटा, यहाँ पे एफ वाई पता है, एफ एक्स नहीं है, एफ जेड भी नहीं है, जो फोर्स है सिर्फ वाई डायरेक्शन में है। तो चाहो तो तुम ऐसे लिख के, कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ वाई इंटू डी वाई और प्लस एफ जेड इंटू डी जेड, ऐसे कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको बेटा x1 से x2 टाड़ा डा डा, इसको y1 से y2 टू, इसको z1 से z2 टाड़ा रा रा। इतनी स्पीड में लिख रहा है, कुछ गलती होगी भी कमेंट आएगा। अच्छा बेटा, अब देखो यहाँ fx तो दिख नहीं रहा है, फोर्स पूरी पूरी y पे डिपेंडेंट है, आई कैन नॉट सी fx। और वैसे भी बोल दिया है क्या, अ पार्टिकल, हाँ, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन। तो बेटा x और z की फोर्स तो है ही नहीं, तो ये टर्म चला गया, कहाँ चला गया, बबीता के मईके है बबीता। हाँ, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ वाई। तो एफ वाई कितना है, 20 प्लस 10y। इसको बेटा इंटीग्रेट मार दो डी वाई के रिस्पेक्ट में, कहाँ से कहाँ वेरी करना है, 0 से 1। तो बेटा डी वाई 20 पे लगेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 20 डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10y dy। तो बेटा इंटीग्रेशन खेला जाए, 20 dy का इंटीग्रेशन होगा 20y और 10
y dy का होगा 10 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा बेटा, 20 बाहर आया, dy का इंटीग्रेशन y हो गया, 10 बाहर आ गया, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 हो गया। और लिमिट लगा दो, कहां से कहां खेलना है, 0 से 1, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो आंसर हमारे पास वर्क डन आ गया कितना है, 20y प्लस 5y स्क्वायर। कहां से कहां जाना है, 0 से 1, तो पहले y की जगह 1 रख दो। सो 20 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर y की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो 20 और 5 आंसर हो गया 25 जूल। तो 25 जूल पे निशान लगाओ, ठीक है, और अपनी सरकार बनाओ। आगे बढ़ा जाए भाई साहब, चलो आगे बढ़ते हैं बहन जी। तो नेक्स्ट आ गया 2011 का सवाल, 2011 का सवाल, 2011 का सवाल। फोर्स F ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्टेंस d एज शोन इन फिगर। अच्छा, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर, 12 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हुई, तो वर्क डन क्या है, ठीक है। अब जो ये ग्राफ बना है इसके अकॉर्डिंग आंसर बताएंगे। तो भाई साहब वर्क डन इज इक्वल्स टू सीधा सीधा क्या बोलेंगे, एरिया अंडर एफएस कर्व, खेल खत्म, एरिया अंडर एफएस कर्व, खेल खत्म, एरिया अंडर एफएस कर्व, खेल खत्म। बोलो समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है, वेरिएबल फोर्स है बेटा ये, देखो यहाँ तो यहाँ कांस्टेंट है, फिर वेरी करने लगी है ना। सो वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रल एफ डॉट डी एस वेरिएबल फोर्स के लिए, और अगर कांस्टेंट फोर्स है तो एफ डॉट एस कर दो। तो एरिया अंडर एफ एस कर्व कर सकते हैं, एरिया अंडर एफ एस कर्व। बेटा वर्क डन अगर कांस्टेंट फोर्स है तो क्या करो, कांस्टेंट फोर्स है तो एफ डॉट एस करो, एफ एस कॉस थीटा लगाओ, या फोर्स का वो कंपोनेंट ले लो जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर वेरिएबल फोर्स है तो एफ डॉट, अगर वेरिएबल फोर्स है तो एफ डॉट डीएस करेंगे। हाँ मजा आ गया। एक काम करते हैं, कई लोग 2 इंटू की स्पीड में देख रहे होंगे, तो अगर वेरिएबल फोर्स होगी तो उसको हम लोग एफ डॉट डीएस करेंगे, ठीक है। और एफ डॉट डीएस करेंगे और वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर एफएस कर्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो एफ ये तो एरिया अंडर एफएस कर्व हो जाएगा, ये वाला एरिया, तो अपने को ये वाला एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्रायंगल है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा बेटा, लेंथ हो गई इसकी 4, एसआई यूनिट में है ना, हाँ फोर्स भी एसआई यूनिट में, हाँ कोई दिक्कत नहीं। लेंथ हो गई 4, ब्रेथ हो गई 2, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा बेस कितना हो गया इसका, 7 से 12 हो गया 5, और हाइट कितनी हो गई इसकी 2, 2 2 मर गया, 4 दूनी 8, 8 5 13, 13 जूल आंसर। मैंने कहा था इंटू 2 में देखने को कहा था, मैंने कहा था। आगे बढ़ा जाए, चलो। कहे कूद पड़े मेला में, कहे कूद पड़े मेला में, ये क्या है। अच्छा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो देखो कुछ फोर्सेस क्या होती हैं, कंजर्वेटिव होती हैं, उनके माँ बाप उनको रात में घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं, है ना, वो बोलते हैं कि नहीं ये नहीं होती है। कंजर्वेटिव फोर्स बेटा वो होती है जिसका वर्क डन रास्ते पे डिपेंड ना करे, किस पे डिपेंड करे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। ऐसी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, जिनका वर्क डन रास्ते पे डिपेंड ना करे, किस पे डिपेंड करे, इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे। वर्क डन बाई और अगेंस्ट, वर्क डन बाई और अगेंस्ट, इनके खिलाफ भी वर्क अगर करोगे, work done by these forces or work done against these forces, work done by or against a conservative force does not depend on path, it only depends on initial and final path। मान लो अपन A से B, ठीक है, A पे रहते हैं अपने PW साहब, ठीक है, और B पे रहती हैं अपनी बबीता, ठीक है। अब पीडब्ल्यू साहब को जाना है बबीता मैम से मिलने, तो बबीता मैम से मिलने 3 रास्ते से जा सकते हैं, रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3। रास्ता नंबर 1 से गए तो वर्क डन हमने लिख दिया W1, रास्ता नंबर 2 से गए तो वर्क डन हमने लिख दिया W2, और रास्ता नंबर 3 से गए तो हमने वर्क डन लिख दिया W3, ठीक है। तो हमने देखा ये तीनों वर्क डन क्या है बेटा जी, बराबर हैं। तो बबीता मैम के पास जैसे भी जाएं फिजिक्स वाला जी, वर्क डन क्या होगा, बराबर होगा। तो इनको BM लिख देते हैं, ठीक है, बैंक मैनेजर। बबीता की जॉब बता दी मैंने आज, आइडेंटिटी रिवील हो गई, ओह माय गॉड। सो आप पहुंच गए बबीता मैम के पास। तो बेटा वर्क डन तीनों रास्ते से सेम होगा अगर लगने वाली फोर्स कंजर्वेटिव है। तो रास्तों पे डिपेंड नहीं करती कंजर्वेटिव फोर्स, किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, जो कि दोनों बार क्या है, सेम है तीनों बार। यहां भी AB, यहां भी AB, यहां भी AB है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, R1 और R2 पे डिपेंड करेगी। कैसे R1 से R2 गए हैं इस बात से कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसी फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। एक और खास बात कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में कि अगर हम यहां से यहां जाएं और वहां से वापस आए तो वर्क डन 0 होता है। कई लोग कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन तो 0 होना चाहिए। अभी फ्रिक्शन का एग्जांपल आएगा उसमें ऐसा नहीं होता है। तो अपने दिमाग से ये कॉन्सेप्ट निकाल दो कि डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0। बड़ा मजा आता है सोच के अपने को। ऐसा नहीं है बेटा, है ना। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होता है कि अगर घूम के वापस आ जाएं तो वर्क डन 0 है। फ्रिक्शन की फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, उसमें घूम के वापस आओ वर्क डन 0 नहीं होता, -2W हो जाता है। खैर अभी बात करेंगे फ्रिक्शन की जब आएगा। अभी यहाँ पे आते हैं बेटा, तो आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, चाहे जिस रास्ते से चाहो चाहे जिस रास्ते से आओ, अगर घूम के वापस आ गए तो वर्क डन 0। सो दूसरी लाइन है वर्क डन बाई और अगेंस्ट। बाई और अगेंस्ट का मतलब अगर उस फोर्स के खिलाफ फोर्स लगा के वर्क करते हैं तो भी। आज देखो इंटू 2 में ही राम कथा चल रही है। तो अगर वर्क डन बाई दिस फोर्स और अगेंस्ट दिस फोर्स, यानी इसके अगेंस्ट अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं, है ना, इसके अगेंस्ट भी अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसका वर्क डन भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। और राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होगा। वर्क डन बाई और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज 0। इन अ राउंड ट्रिप इज 0। याद रखें बच्चों, सारी फोर्सेस का वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप 0 नहीं होता। कुछ चूजे आपको मिलेंगे 9th 10th 11th के जो ये बात को बड़ी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, भैया राउंड ट्रिप डिस्प्लेसमेंट 0 वर्क डन 0, कुछ किया ही नहीं हमने घर में घूम के वापस आए वर्क डन 0 बड़े खुश हो जाते हैं सोच के। वो ग्रेविटी का वर्क डन 0 था और आपका वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी 0 था, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। पर तुमने फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया है, एनर्जी खर्च हुई है ना। बड़ा सवाल आता है, भाई सर ये एक बात बताइए, हम घर से उठे किचन तक गए, है ना, ठूस के आए और वापस आके रूम में, सर जहां से उठे थे उसी बिस्तर पे आके सो गए, वर्क डन 0। वाह मैं बन गया आइंस्टीन अरे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी 0 है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे और तुम चल रहे हो ऐसे। बात समझ आई। फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन 0 नहीं है, ये जो घिस घिस के चल रहे हो, है ना। तो ये सब कहना बंद करो। एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी वर्क डन होता है उस टाइम पे, है ना, तो एनर्जी स्पेंड होती है। एग्जाम्पल्स आर ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और अरे कहाँ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपके सिलेबस में आपको ये 3 कंजर्वेटिव फोर्सेस मिलेंगी जिनके माँ बाप इनको रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं, है ना, और कपड़े पे भी कंट्रोल रखते हैं। तो एग्जाम्पल्स आर ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आ गई। इन फोर्सेस का वर्क डन राउंड ट्रिप में 0 होता है। सारी फोर्सेस का वर्क डन राउंड ट्रिप में 0 नहीं होता है। और वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन पाथ, याद रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तुम एक मास ले लो, ये ले लिया सर जी, और इस मास को मान लो यहां पहुंचाना है मुझको, ठीक है, यहां से यहां पहुंचाना है। सपोज दिस इज योर इनिशियल पॉइंट O एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट P, और इस मास को आपको O से P पहुंचाना है। तो O से P पहुंचाने का एक तरीका ये हो गया और O से P पहुंचाने का एक तरीका ये हो गया। दिस इज योर फर्स्ट पाथ, दिस इज योर सेकेंड पाथ। दोनों ही रास्ते में वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, सेम होगा। दोनों ही रास्ते में वर्क डन बाई ग्रेविटी सेम, चाहे ऐसे वर्क डन निकालो चाहे ऐसे निकालो। वर्क डन बाई ग्रेविटी रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, जो कि दोनों ही रास्तों पे सेम था। और राउंड ट्रिप में वर्क डन बाई ग्रेविटी या वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स या वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 0। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिफाइन होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिफाइन होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिफाइन होता है। आगे बढ़ते हैं तो आ जाओ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन होती हैं बेटा, जिनका वर्क डन रास्ते पर डिपेंड कर जाए। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम फ्रिक्शन की बात करें तो इन तीनों रास्ते में वर्क डन बाई फ्रिक्शन, work done by friction in all these three रास्ते, on all these three road, on all these way क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। किस पे डिपेंड करता है, रास्तों पे डिपेंड करता है। वर्क डन डिपेंड्स अपॉन बात, वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट 0, वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट 0। गए घूम के वापस आए, वर्क डन 0 नहीं होगा, है ना। इधर से इधर गए, सेम पाथ से वापस आ जाओ तो भी 0 नहीं होगा। सेम पाथ से वापस आने पे सोच रहे थे 0 होगा, तब भी नहीं। ऐसे गए और लौट के वापस इसी पाथ से वापस आ गए तो भी वर्क डन 0 नहीं होगा। तो अपने छोटे चूजे भाई बहनों को ये बात समझा देना, वो बहुत उड़ते हैं इस बात को लेके, डिस्प्लेसमेंट 0 है भैया तो वर्क डन तो 0 होगा।
तो बेटा वो कंजर्वेटिव फोर्स की बात की जाती थी। ये फ्रिक्शन है, नॉन कंजर्वेटिव है, अपना दिशा बदलती रहती है, अपना दिशा बदलती रहती है, अपना दिशा बदलती रहती है। सो वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल्स आर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, है ना, एयर ड्रैग बोला है उसी को, फ्रिक्शन या एयर ड्रैग। इसके ऊपर एक सवाल आ रखा है, 2019 में आया था शायद एयर ड्रैग पे, पर उसमें एयर ड्रैग के बिना भी सॉल्व हो जा रहा था क्योंकि ऑप्शंस बड़े खराब दिए थे नीट ने। बात यहां तक क्लियर हुई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन रास्ते पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात, अगर आप गोल घूम के वापस उसी जगह पे आ जाओगे, सो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और उसमें फ्रिक्शन और एयर ड्रैग ही याद रखना, वहीं से सवाल मिलते हैं। सो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। जिस रास्ते पे बोला है उसी रास्ते से वर्क डन निकालना, अपने आप रास्ता चेंज मत करना, अपने आप रास्ता चेंज मत करना, अपने आप रास्ता चेंज मत करना। सवाल आ गया बेटा, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल मैं लेके आया हूं, इससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। तो दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है, आओ देखें। अ बॉडी ऑफ मास √2 kg इज टेकन अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर। तो इंक्लाइन प्लेन की लेंथ मेरे को बताई है कि ये लेंथ कितनी है, 10 मीटर की लेंथ है, बहुत बढ़िया। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड इंक्लाइंस इज 0.5, म्यू की वैल्यू दी है 0.5। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी, ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर अ राउंड ट्रिप, ये तो 0 हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी, फ्रिक्शनल फोर्स ओवर अ राउंड ट्रिप, ये 0 नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, ग्रेविटेशनल फोर्स इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी। तो स्टार्ट करते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी। तो स्टार्ट करते हैं अपवर्ड जर्नी के साथ। ये डिस्टेंस कितना है बेटा, 10 मीटर है, कितना है, 10 मीटर है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पहले देख लेते हैं किसमें, अपवर्ड जर्नी में, अपवर्ड जर्नी में। अब बेटा एक बात बताओ, कहां से कहां गए हैं अपन, ये हो गया अपना इनिशियल पॉइंट, इसको बोल दिया A, ये हो गया फाइनल पॉइंट, इसको बोल दिया B। तो A से B जाना है, A से B जाना है, A से B जाना है। अब A से B तुम कैसे जाओगे, चाहो तो यूं जाओ, वर्क डन निकाल लो। फोर्स कितनी होगी ग्रेविटी की, mg sin थीटा, भाई वही कंपोनेंट ऐड करेगा, है ना। F.S नहीं करोगे क्या है, mg ऐसे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, उनके बीच में एंगल हो गया, है ना। mg यूं लगेगा, डिस्प्लेसमेंट यूं लगेगा, तो उनके बीच में कुछ एंगल हो गया कि नहीं, तो वो लगाना पड़ेगा। मैं कहता हूं ये सब दिमाग मत लगाओ, तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो कई लोग सोच रहे हैं कि वर्क डन ऐसे निकाल तो सकते ही थे मास्टर, यहाँ पे मैच एम ले लिया, अच्छे डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे और ये एंगल देख लेंगे, फिर क्या लगा देंगे हम लोग, mg इंटू एस इंटू कॉस। सर ये एंगल कितना होगा, सर ये एंगल कितना होगा, सर ये mg है सर, और सर ये 45 डिग्री है, और सर ये 90 है, तो 135। तो सर कॉस 135। सर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो ये नहीं करना है ना, करने को गलत नहीं है, गलत बात नहीं बताऊंगा मैं, साहब जी गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, और एंगल कितना हो गया 90 और 45 135 डिग्री। तो ये गलत बात नहीं है, पर ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, ये भी सही बात है ना, पर ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्या है, रास्ते बदलो मंजिल नहीं। कहने का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को रास्ते से कोई मतलब ही नहीं, उसको किससे मतलब है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में मैं कहता हूं वर्क डन इस तरह से देखना ही बंद कर दो। ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में क्यों ना यूं वर्क डन देखें हम, कि पहले यहां से यहां चले, फिर यहां से यहां चले, क्या दिक्कत है बताओ, इस महाशय को क्या तकलीफ है भाई, बताओ क्या दिक्कत है। अगर मैं यूं चलूं और फिर यूं चलूं तो क्या वर्क डन कुछ अलग आ जाएगा, नहीं मुन्ना, सेम आएगा बच्चा, सेम आएगा। तभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो चाहे यूं चलूं, चाहे जुम 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 चलूं, तो बेटा अगर जुम 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 चलते हैं तो वर्क डन निकालते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा। अगर मैं जुम 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 चलता हूं तो देखो mg नीचे, नहीं समझे, समझ गए सर, पानी पीता हूं रुको मैं, ठीक है। आज आप देख रहे हैं फिजिक्स वाला एक्सप्रेस, आज रफ्तार पकड़ी हुई है। मैं कह रहा हूं एक तो ये तरीका है, सर समझ में तो आ गया, सर निकाल लेंगे ऐसी एग्जाम में, सर प्लीज सर, नहीं आसान तरीका बताते हैं। एक ऐसी चीज बताएंगे खट्टे से निकालोगे ग्रेविटेशनल वर्क, खट्टे से निकालोगे। देखो ध्यान से देखो,
आप यूं चले फिर यूं चले, क्या दिक्कत है? रास्ते पे डिपेंड ही नहीं करता वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो भैया मैंने इनिशियल और फाइनल पॉइंट कहां चेंज किया? इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। एक रास्ता तुम्हारे पास जाने का ये है, रास्ता नंबर 1, और एक रास्ता जाने का तुम्हारे पास ये है, रास्ता नंबर 2। मैं रास्ते नंबर 2 से चलूंगा। देखो यहां से यहां वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो बेटा यहां से यहां में तो वर्क डन 0 हो गया, यहां से यहां वर्क डन 0 हो गया। ध्यान से देखो, फोर्स किधर है? नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? आगे की तरफ। तो वर्क डन कितना हो गया? 0। तो सेकंड वाली पाथ के पहले वाले पार्ट में, सेकंड वाली पाथ के पहले वाले पार्ट में वर्क डन 0। फिर यहां पे आओ बेटा, हम यहां पे आ गए। ये रहा मास m, ग्रेविटी की फोर्स किधर लगेगी? नीचे, mg, और डिस्प्लेसमेंट किधर ले रहे हो? ऊपर, है ना। अब ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? हाइट के बराबर होगा। तो हाइट निकाल लो बेटा। ये 10 है, इधर 10 cos 45, इधर 10 sin 45। तो जो इसकी हाइट है बेटा, बच्चा मुन्ना, जो इसकी हाइट है वो होगी 10 sin 45। हाँ या ना बेटा? ये हुआ 10 cos 45 और ये 10 sin 45, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? हाइट के बराबर है। ऐसे लिख देते हैं। चलो बात समझो, जरूरी नहीं है कि आप ए से बी स्लोप के अलोंग जाओ। जरूरी क्या? जरूरत ही नहीं है। क्या नहीं है? जरूरत ही नहीं है। क्यों बता रहा हूँ? भी मान लो मैं इसी को ऐसा 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 बना दूँ, तब क्या करोगे? हैं? मान लो इसे को यूं कर दूँ, तब है कुछ चेंज कर दूं। तो ऐसे चले वर्क डन 0 हुआ। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। एंगल कितना? बोल भाई, 90। तो ग्रेविटी की फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, यहां तक वर्क डन 0 हुआ। फिर इस रास्ते पे देखो बेटा, mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लग रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? हाइट निकाल रहे हैं। अच्छा हम, ये कितना हुआ? 10 cos 45, ये कितना हो जाएगा? 10 sin 45। तो बेटा 10 sin 45 हो गया, sin 45 1/√2, तो 10/√2। अब वापस आओ सवाल पे। ये तो मैंने हाइट की कैलकुलेशन की। अब मैं क्या कह रहा हूं, एक बार मिटार के फिर से बताऊंगा तो थोड़ा मजा आएगा। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार, अरे आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। चलो, तो मैं कह रहा हूं एक तरीका तो यूं है कि डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हुआ है, इसको मैंने पहला तरीका बताया, और फोर्स नीचे लग रही है mg, और एंगल अपन ने देख लिया कितना हो गया? 135 डिग्री। एक तो ये तरीका हो गया, ये वाला गलत बात नहीं है, ये भी गलत बात नहीं है। दूसरा तरीका क्या है बेटा? दूसरा तरीका ये है कि मैं यहां से पहले यहां चलूं और फिर यहां से यहां चलूं, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी। अब ये जो दूसरा वाला रास्ता है, ये जो दूसरा वाला रास्ता है बेटा, इसमें ध्यान से देखो, इतने में तो वर्क डन 0 होगा हॉरिजॉन्टल जब चलेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट यूं है, एंगल कितना आया? 90 डिग्री आया। तो बेटा यहां से यहां वर्क डन 0 हो गया। फिर यहां से यहां की बात करें तो मैंने ये रखा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की दिशा में कितना? हाइट के बराबर h। अब बताओ बेटा वर्क डन क्या होगा? कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। तो अगर मैं वर्क डन मैंने निकाला फर्स्ट वाले रास्ते से, तो फर्स्ट वाले रास्ते से वर्क डन ये हो गया। अगर मैं दूसरे वाले रास्ते से निकालूं, अगर मैं सेकंड रास्ते से निकालूं बेटा, वर्क डन फ्रॉम ग्रेविटी इन अपवर्ड जर्नी फ्रॉम सेकंड रास्ता, तो बेटा सेकंड रास्ते का वर्क डन क्या होगा? यहां से यहां 0 नहीं आया। वर्क डन बाय ग्रेविटी इन अपवर्ड जर्नी, है ना, जब ऊपर जा रहे हैं, तो यहां से यहां जी लो, यस मास्टर, यस मास्टर, यस मास्टर, जी लो। फिर यहां से यहां बेटा फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, क्या हो जाएगा? -F × S हो जाएगा। फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो कितना हो गया बेटा? -mgh। बस ये बात अब याद रख लो, ये वैसे भी तुमको याद रहा होगा कहीं ना कहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह की तरह से। तो ये याद रखो, जब भी आप h हाइट ऊपर जाते हो, जब भी आप h वर्टिकल हाइट ऊपर जाते हो, जब भी आप h वर्टिकल हाइट ऊपर जाते हो, जब भी आप h वर्टिकल हाइट ऊपर जाते हो, तो नो मैटर आप कैसे गए, डजंट मैटर आप कैसे गए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस -mgh ऑलवेज। नो मैटर आप कैसे गए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस -mgh। तो बेटा आओ, वैल्यू रखने का टाइम हो गया। मास अगर याद हो तो √2 दिया था, g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू 10/√2 है। तो बेटा √2 को मार देगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन अपवर्ड जर्नी इज -100 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटी इन अपवर्ड जर्नी इज -100 जूल। सेकेंड आ गया बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन डाउनवर्ड जर्नी,
इन डाउनवर्ड जर्नी। तो बेटा जब नीचे आओगे तो एक रास्ता ये होगा और एक रास्ता फिर से ये वाला हो जाएगा। समझो बात को, जब आप नीचे आओगे बी से ए डाउनवर्ड जर्नी में तो एक रास्ता तो ये हो गया अलोंग द इंक्लाइन, और एक रास्ता जूम वाला हो गया। तो अपन जूम वाला देखें, जब यहां से नीचे आए तो mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्क डन कितना हो गया F इंटू एस प्लस जब यहां से यहां आएंगे तो वर्क डन 0 हो जाएगा। क्यों? mg नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर 90 डिग्री पे तो 0। तो बेटा ये कितना हो गया mgh, m बेटा √2 है, g बेटा 10 है, h 10/√2 है। तो बेटा √2 फिर से मर गया, आंसर आया +100 जूल। अब ध्यान से देखो वर्क डन इन राउंड ट्रिप 0 भी आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वर्क डन इन राउंड ट्रिप 0 भी आ रहा है। तो ग्रेविटी का जब भी वर्क डन ढूंढना हो तो बस आप ये देखो कि वर्टिकल कितनी हाइट ऊपर गए या कितनी हाइट नीचे आए। अगर ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी की फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर -mgh, और अगर नीचे आओगे तो ग्रेविटी की फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। नहीं समझ में आया? दूसरा वाला पार्ट, या तो इस रास्ते से यू नीचे आते, ये एंगल कौन खेले यार, छोड़ो, यहां से देखते हैं। जूम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत देर समझा दिया, आगे भागे, टाइम जा रहा है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो आप यूं आए और फिर यूं चले गए, है ना। तो यूं जब आओगे तो mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट h भी नीचे, तो f इंटू एस लगा दिया और इस रास्ते पे 0 हो गया। वर्क डन इन राउंड ट्रिप कितना आया बेटा जी? 0 आया। मेरे ख्याल से ये पूरा पहला पार्ट था सवाल का। वर्क डन इन राउंड ट्रिप सबको दिख रहा है, ऊपर जाते वक्त -100, नीचे आते वक्त +100। तो वर्क डन इन राउंड ट्रिप कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। कहाँ लिखा जाए? ये लिख दिया जाए, वर्क डन इन राउंड ट्रिप बाई ग्रेविटी कितना हो गया? 0। अब बेटा दूसरे डायग्राम में अपन बात कर लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स की। अब बेटा जो फ्रिक्शन है, तीसरा पार्ट हो गया ना, लाइक, है ना। सेकंड पार्ट तो ये था सवाल का। हाँ, थर्ड पार्ट क्या है? फ्रिक्शन फोर्स इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी। अब बेटा फ्रिक्शन कैसी फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, रास्ते पे डिपेंड करेगा वर्क डन। सो वर्क डन बाई फ्रिक्शन इन अपवर्ड जर्नी इज इक्वल्स टू, अब वर्क डन रास्ते पे डिपेंड करेगा, अब तुम रास्ता बदल नहीं सकते। फ्रिक्शन कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। अब आप अपने मर्जी से रास्ता बदल नहीं सकते हो, अब आपको जो रास्ता गिवन है उसी पे चलना पड़ेगा। तो पहले अपवर्ड जर्नी की बात की है, तो बेटा अगर ये अप की तरफ जा रहा होगा, अगर ये इस तरफ मूव कर रहा होगा, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो फ्रिक्शन की फोर्स किधर लगेगी? नीचे की तरफ लगेगी। सभी को क्लियर हो गया होगा, यूं लगेगी फ्रिक्शन फोर्स। और क्योंकि ये मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, पर मैंने कई बार बताया है कि काइनेटिक और लिमिटिंग की वैल्यू क्या देते हैं? सेम, जैसे मैंने दूसरे सवाल में आज कर दिया, आज के, हाँ सेकंड सवाल में नीचे कमेंट आ गया होगा, सर वहां काइनेटिक लगा, अब दिया ही नहीं उन्होंने काइनेटिक का कोफिशिएंट, तो लिमिटिंग लगाना पड़ता है। मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि कई बार एग्जाम में क्या करते हैं कि म्यू एस और म्यू के को बराबर मान लेते हैं। तो बेटा काइनेटिक ही लगेगा, अब जो म्यू दिया उसी को काइनेटिक मान लेंगे। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगा। बेटा फ्रिक्शन कितना होता है इंक्लाइन प्लेन में? अब ये तो याद होना चाहिए आपको, म्यू mg cos थीटा, यही तो लगेगा ना काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू mg cos थीटा, याद है ना भाई साहब? ले 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 फ्रिक्शन देख के आना रे बाबू, म्यू mg cos थीटा। तो बेटा म्यू हो गया 0.5, m हो गया √2, g हो गया 10 और cos 45 हो जाएगा 1/√2। तो √2 मर गया, पॉइंट से ये कट गया, कितना आया? 5 न्यूटन। तो नीचे फ्रिक्शन की फोर्स कितनी लग रही है? 5 न्यूटन। म्यू mg cos थीटा 0.5 और m की जगह √2, g की जगह 10, cos 45 1/√2, ये 5 न्यूटन। अब ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? हमको दे रखा था 10 मीटर, तो यहां से यहां बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 मीटर, और फोर्स नीचे की तरफ कितनी है? 5 न्यूटन। तो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। वर्क डन क्या होगा? -Fs हो जाएगा। फोर्स कितनी है? 5 और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10। वर्क डन कितना हो गया? -50 जूल। इसी तरह से बच्चों बात करें कि लौटते वक्त कितना वर्क डन करेंगे? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन डाउनवर्ड जर्नी की बात कर लें बच्चों। जब नीचे आओगे तो क्या होगा? जब ब्लॉक नीचे आएगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगने लगेगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे। बात क्लियर है कि नहीं? डाउनवर्ड जर्नी में क्या ही चेंज होगा बेटा? डाउनवर्ड जर्नी में क्या ही चेंज होगा? डाउनवर्ड जर्नी में ब्लॉक जो होगा वो इधर मूव करेगा, डाउन साइड में, और फ्रिक्शन किधर लगेगा? अप साइड में, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इधर साइड में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इस बार वर्क डन, अरे हाँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज
नेगेटिव मत बोलना, ऐसा जरूरी नहीं है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, ब्लॉक ओवर ब्लॉक डायग्राम में सोचना है इस बात को अपने आप। खैर एनीवेज, ऐसी कोई स्टेटमेंट मत बनाना कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पे आते हैं बच्चों, तो जब नीचे जा रहे हैं तो फ्रिक्शन ऊपर आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नीचे जा रहे हैं, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, माइनस एफ एस। फ्रिक्शन तो बेटा लिमिटिंग ही लगेगा या काइनेटिक ही लगेगा, क्योंकि बॉडी किस में है बेटा, बॉडी मोशन में आ गई, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो सेम रहेगी, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो फिर से -5 × 10 कितना, -50 जूल। तो जाते वक्त भी -50, लौटते वक्त भी -50। तो वर्क डन इन राउंड ट्रिप अगर बात करें फ्रिक्शन की, तो बेटा वर्क डन इन राउंड ट्रिप अगर बात करें हम फ्रिक्शन की, तो कितनी है, -50 -50 कितना हुआ, -100 जूल, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट 0 बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बट इट इज 0 बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल भी दिया, कहानी भी समझाई, पर ये कॉन्सेप्ट मत बनाना कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, दिस इज नॉट ट्रू। बात क्लियर हो गई, सारे पार्ट सॉल्व हो गए। तो भाई साहब सारे पार्ट हमारे सॉल्व हो चुके हैं, है ना। यहाँ पे वर्क डन कितना आया, पहली बार -100, फिर कितना आया 100, और ये कितना हो गया -100 अपवर्ड में, 100 डाउनवर्ड में, ये 0, -50 -50 और ये -100। बहुत बढ़िया। चलो, बट ये कॉन्सेप्ट मत बनाना, ये लाइन मत बनाना कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ऐसा मत सोच लेना। देखने में तुम्हें शायद लगा हो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, नो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। आप अगर ध्यान दो तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक डायग्राम में सोचना, ब्लॉक ओवर ब्लॉक डायग्राम में सोचना, ब्लॉक ओवर ब्लॉक डायग्राम में सोचना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव भी आ सकता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव भी आ सकता है, आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू चेक इफ गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। बेटा यहां से अभी तक नीट में सवाल नहीं आए हैं, यहां पे अभी तक नीट में, AIPMT में, है ना, PMT में जितने भी एग्जाम होते थे अभी तक यहाँ पे सवाल नहीं आए हैं। अब स्टेट वालों का मुझे नहीं पता, स्टेट वालों में आ सकते हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अब तो स्टेट के होते नहीं, पर क्या पता दे दें। पिछले 30-32 साल में इस पोर्शन से सवाल कभी नहीं पूछा है कि कैसे चेक करें कि कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई फोर्स हो जो Fx i कैप, Fy j कैप, Fz k कैप के फॉर्म में गिवन हो, तो हमें चेक करना है। इसको ध्यान से लिखें, नोट करें, याद करें। डेल Fx अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू डेल Fy अपॉन डेल x, उल्टा किया। डेल Fx अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू डेल Fy अपॉन डेल x, उल्टा किया। ये चेक करो, बट ये चेक करने से श्योरिटी नहीं है, फिर ये चेक करो। दूसरा क्या है, डेल Fy दिया होगा, x के साथ z का है। देखो x को z से, x को y से, y को z से रिलेट करना और उल्टा फुल्टा करके, मतलब यहां देखो ध्यान से, x और y को रिलेट किया, डेल Fx अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल Fy अपॉन डेल x। अरे तुमको क्यों मार रहे हैं, सॉरी डार्लिंग, क्लियर है। फिर दूसरे वाले में आओ, डेल Fx अपॉन, अब z के साथ है, डेल Fx अपॉन डेल z इज इक्वल्स टू डेल Fz अपॉन डेल x। ये चेक करो। इसके बाद क्या बेटा, तीसरा वाला, अब y और z में है, तो डेल Fy अपॉन डेल z इज इक्वल्स टू डेल Fz अपॉन डेल y। चेक करो बेटा, ये डेल जो बोल रहे हैं इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक करके दिखाएंगे, आपको समझ में आएंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन, बेटा फोर्स को कंजर्वेटिव होने के लिए उसको इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है। कोई भी फोर्स तभी कंजर्वेटिव होगी जब वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, किसी दो को या किसी एक को सेटिस्फाई करके काम नहीं बनेगा। कंजर्वेटिव तब होगी जब तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हों। You have to satisfy all three equation, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। चेक गिवन फोर्सेस आर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव होगी। आओ इसको चेक करते हैं, स्टार्ट करें। देखो तीन चीजें लिख लो, Fx, Fy और Fz। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा लूं, x i कैप, y j कैप और k में कुछ नहीं है तो अपन 0 k कैप लिख लिए। x i कैप, y j कैप प्लस 0 k कैप। तो आप तीन कंपोनेंट लिख लो। Fx कितना है बेटा, x के बराबर है। Fy कितना है बेटा,
वाई के बराबर है और एफ जेड कितना है बेटा 0 के बराबर है। बस अब चेकिंग चालू करते हैं। सबसे पहले देखो 3 इक्वेशन चेक करनी है, तो सबसे पहले x और y का कॉम्बिनेशन उठाते हैं। सो डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई उल्टा फुल्टा इज इक्वल्स टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स उल्टा फुल्टा। बोलो बात समझ में आया? उल्टा फुल्टा सुल्टा, बोलो बात समझ में आया? उल्टा फुल्टा करना है। डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, उल्टा फुल्टा किया। आओ चेक करें बेटा। अब एफ एक्स को डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में। बेटा y के रिस्पेक्ट में ये चीज क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इस तरफ देखो बेटा, डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, यानी y को डिफरेंशिएट करो x के टर्म्स में, एफ वाई को डिफरेंशिएट करो x के टर्म्स में। एफ वाई है कितना? y के बराबर। y को डिफरेंशिएट करो x के टर्म्स में। बेटा x के लिए तो y क्या है? कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो 0 बराबर 0, करेक्ट, सही है। दूसरी इक्वेशन चेक करते हैं। दूसरी इक्वेशन है डेल एफ एक्स जेड के साथ, x और z, बताओ क्या लिखूं? डेल z इज इक्वल्स टू डेल एफ जेड, बताओ क्या लिखूं? डेल x। बोलो क्लियर है? डेल एफ एक्स, एक्स और z को रिलेट किया, डेल एफ एक्स अपॉन डेल z इज इक्वल्स टू डेल एफ जेड अपॉन डेल x। चलो एफ एक्स को डिफरेंशिएट करो z के टर्म्स में। एफ एक्स कितना है? x, x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ z, z के लिए x क्या है? कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। फिर डेल एफ जेड बाई डेल एक्स, यानी एफ जेड को डिफरेंशिएट करो x के टर्म्स में। एफ जेड कितना है? 0, 0 का डिफरेंशिएशन इज 0। चलो ये भी बराबर है। तीसरी इक्वेशन y और z का रिलेशन, डेल एफ वाई, बोलो क्या लिखूं यहां पे? डेल z इज इक्वल्स टू डेल एफ जेड, बोलो क्या लिखूं यहां पे? डेल y। सबसे पहले एफ वाई को डिफरेंशिएट करो z के टर्म्स में। एफ वाई कितना है? y, z के लिए y क्या हो गया? कांस्टेंट, तो 0। फिर यहां पे आ जाओ, डेल एफ जेड बाई डेल बाई, एफ जेड कितना है? 0, 0 का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में 0। तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। फोर्स कैसी है? कंजर्वेटिव है। इसका वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट में। और राउंड ट्रिप में ऐसी फोर्स का वर्क डन 0 होगा। इसका एक सवाल आपको प्रैक्टिस शीट में मैंने दे दिया है, एक चेक करने का भी, एक वर्क डन का भी बढ़िया सवाल है। अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है, तो वर्क डन इन राउंड ट्रिप बेटा कितना आएगा? उसका हमेशा 0 आएगा, ये बात याद रखेंगे। चलो दूसरा चेक करते हैं। ये वाला खुद से करें आप, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, ठहरो। शक्तिमान देखा तुम लोग ने? शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्ति, नहीं देखा है? उसमें बोलते थे ना, मुकेश खन्ना जी आते थे, ठहरो सारी शक्तिमान। हाँ, तो ये आ गए बेटा। तो पहले एफ एक्स एफ वाई एफ जेड लिखा जाए। तो बेटा एफ एक्स कितना है? एफ एक्स है एक्स के बराबर, है ना। एफ वाई कितना है? वाई कितना है? एक्स वाई के बराबर। और एफ जेड कितना है बेटा? एफ जेड है 0 के बराबर। आओ बेटा सबसे पहली इक्वेशन लगाते हैं, डेल एफ एक्स, एक्स और वाई, डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एफ वाई बटे डेल एक्स। बेटा एफ एक्स को डिफरेंशिएट करें y के टर्म्स में, तो x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ y के लिए x कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, डेल एफ वाई के सॉरी डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, इसको मैं फिर से लिखूंगा, डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। तो बेटा एफ वाई की वैल्यू कितनी है? x इंटू वाई, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। ठहरो, अब करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो किसका डिफरेंशिएशन? डेल x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो बेटा x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो y तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आ गया बाहर, और डेल एक्स बाई डेल एक्स हो गया 1, तो इधर आया y, इधर आया 0, विच इज नॉट इक्वल। सीधी सी बात है, फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा लिखेंगे फोर्स कैसी है? नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है। बाकी सवाल के लिए प्रैक्टिस शीट में जाएंगे, इसके 1-2 एग्जाम्पल और दिए हैं टेस्ट करने के लिए। बात समझ में आई कैसे टेस्ट करते हैं? चलो 1-2 और दिखा दूं टेस्ट करने के लिए, इसी का सेकंड पार्ट, जरूरत नहीं है, बस टेस्ट के लिए बता रहा हूं। दूसरा होगा x और y और z कर लेते हैं, x और z, डेल एफ एक्स बाई डेल z इज इक्वल्स टू डेल एफ जेड बाई डेल एक्स।
तो बेटा एफ एक्स कितना है, एक्स है। z के रिस्पेक्ट में बेटा इसका डिफरेंशिएशन 0, क्यों, एफ एक्स की वैल्यू x है, z के रिस्पेक्ट में x क्या है, कांस्टेंट 0 आ गया। फिर डेल एफ जेड क्या है, 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये तो मैच कर गया, पर तीनों मैच करने जरूरी हैं। तीसरा देखते हैं बेटा, पहला तो मैच नहीं किया है, डेल एफ वाई बाई डेल जेड, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं, डेल एफ जेड बाई डेल वाई। एफ वाई की वैल्यू कितनी है, x इंटू वाई, सो डेल x इंटू वाई बाई डेल जेड। और बेटा एफ जेड कितना है, 0, तो ये तो 0 रहेगा। अब बेटा x और y z के लिए क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये भी बराबर आ गया बेटा। दो इक्वेशन बराबर है पर एक बराबर नहीं है, कंडीशन क्या है, तीनों को बराबर होना चाहिए। सो f अब कैसा रह जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव विल बी दी आंसर। आगे बढ़ा जाए बच्चों, नेक्स्ट सवाल आ गया, an object is displaced from position 2,3 meter to 4,6 meter under a force F is equals to 3x square I cap plus 2y j cap Newton. Find the work done by this force if it is given that the force is conservative in nature. फोर्स कंजर्वेटिव है नेचर में, यानी वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ध्यान से देखें, आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन गिवन है, इसलिए तो लिखा कि फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव, इसलिए तो ये बात बोली आपसे कि गिवन फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव है। और अगर गिवन फोर्स आपकी कंजर्वेटिव है तो जो वर्क डन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वर्क किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पे। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपको पता है ना, वर्क डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ध्यान से देखो, सवाल के अंदर आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन गिवन है 2,3 से 4,6। बेटा फोर्स कैसी है, वेरिएबल फोर्स है, फोर्स कैसी है, वेरिएबल फोर्स है। ध्यान से देखें, फोर्स कैसी है, वेरिएबल फोर्स है। क्यों वेरिएबल बोल रहा मास्टर, क्योंकि बेटा फोर्स x पे डिपेंड कर रही, फोर्स y पे डिपेंड कर रही है ना। ये fx हो गया क्योंकि यहां i कैप लिखा है, इसलिए नहीं क्योंकि इसमें x लिखा है। fx वो कंपोनेंट होता है जिसके साथ i कैप जुड़ा हो, और fy वो कंपोनेंट होता है जिसके साथ j कैप जुड़ा हो, ठीक है। तो ये fx हो गया, ये fy हो गया। वेरिएबल फोर्स का बेटा वर्क डन कैसे होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx x1 से x2 तक प्लस fy इंटू dy कहां से कहां, y1 से y2 तक प्लस fz इंटू dz कहां से कहां, z1 से z2 तक। चलो बेटा खेल खत्म करते हैं। fx कितना है अपने पास, 3x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर dx, और x कहां से कहां जा रहे हैं, 2,3 से 4,6। ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। बोलो बात समझ में आ रही है, आप यहां से यहां जा रहे हो, ठीक है। यहां वैल्यूज क्या दी हैं, 2, 3, 0 लिख लें z में, और यहां भी क्या हो जाएगी 4, 6, 0। तो बेटा ये हो गया x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2। सो x1 से x2 यानी 2 से लेके 4 तक। फिर fy इंटू डी करेंगे बेटा, fy कितना है, 2y है, सो 2y इंटू डी, और y कहां से कहां जा रहा है, 3 से 6 तक जा रहा है। बेटा fz की बात ही क्या करना, fz तो है ही नहीं, k कैप का कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, तो 0 रख दिया। k कैप में जो लिखा होगा वो fz होगा। ये fx इसलिए नहीं है, ये fx इसलिए नहीं है कि इसमें x स्क्वायर का टर्म है, fx के अंदर y का टर्म भी हो सकता है। ये fx इसलिए नहीं है कि इसमें x स्क्वायर का टर्म है, ये fx इसलिए, इसको मैंने fx बोला इसलिए क्योंकि ये i कैप से जुड़ा था, ये fy इसलिए क्योंकि ये j कैप से जुड़ा था। हो सकता हो यहां 2x j कैप लिखा हो, 2x j कैप, तब ये क्या है, fy ही रहेगा। किससे डिसाइड हुआ, j कैप से डिसाइड हुआ। क्लियर है। चलो बेटा इसको इंटीग्रेट वगैरह करते हैं, 3x स्क्वायर dx। तो बेटा 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, कहां से कहां चलना है अपन को, 2 से 4। बेटा यहां से 2 बाहर आ जाएगा, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां चलना है, 3 से 6। बेटा 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो वर्क डन कितना आ गया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, x क्यूब कहां से कहां, 2 से 4 प्लस फिर क्या है y स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 6, y स्क्वायर 3 से 6। बेटा वैल्यू रखेंगे
4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 क्यूब हो गया 64, 2 क्यूब हो गया 8, ये हो गया 36 माइनस 9, 64 माइनस 8, 64 माइनस 8, 60 30 90 और ये 100 माइनस 8 और 9 17, आंसर हो गया 83 जूल्स। क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये क्यों लगाया हमने सीधा फॉर्मूला? क्योंकि गिवन है कि वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, तो सीधा खेल गए हम लोग। अभी यही कंजर्वेटिव फोर्स होती तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये कंजर्वेटिव फोर्स पे लगेगा। कहां लिखा था इसके पहले? वहां भी ये बात मेंशन करनी चाहिए हम लोग को चल के अब, कि ये फॉर्मूला कहां वैलिड है। कहां लिखा था, कहां लिखा था, कहां लिखा था, कहां लिखा था, कहां लिखा था? ये फॉर्मूला कहां वैलिड है बेटा? ये फॉर्मूला कहां गया? ये फॉर्मूला कहां वैलिड है? ये वाला कहां वैलिड है? कंजर्वेटिव फोर्सेस पे, जब वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो रे डोली उठाओ। नेक्स्ट आ गए हम लोग काइनेटिक एनर्जी पे। तो काइनेटिक एनर्जी के क्या कहने? एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये तो पता ही नहीं होगा, बहुत नई चीज मिल गई हमको। काइनेटिक एनर्जी इज फ्रेम डिपेंडेंट। काइनेटिक एनर्जी इज फ्रेम डिपेंडेंट। अब भाई क्या हुआ, मान लो ये किसी स्पीड पे चल रहा है तो इसको काइनेटिक एनर्जी कुछ और दिखेगी, और ये इसके अंदर रेस्ट पे है तो इसको काइनेटिक एनर्जी 0 दिखेगी। जैसे बात करें, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बताएगा? 0, है ना। अगर हम ए से पूछें कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है एम की, तो ए बोलेगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। अगर हम ए से पूछें कि एम की काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो ए क्या बोलेगा कि एम की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है। और अगर हम बी से पूछें कि एम की काइनेटिक एनर्जी क्या है, भाई ए को एम किस पे दिखेगा? रेस्ट पे, अपने बगल में बैठा हुआ है बस में, कहेगा रे यार ये तो रेस्ट पे, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0। और हम बी से पूछें कि एम की काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो देख रहा है भैया एम तो चल रहा है ना, बस के साथ, तो बी के लिए एम की काइनेटिक एनर्जी नॉन 0 है। समझ में आई बात? तो काइनेटिक एनर्जी का क्या बोला है? फ्रेम डिपेंडेंट कहानी है ना। जो इसके साथ फ्रेम में था ए को दिखा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और बी के रिस्पेक्ट में मोशन में है, तो इट इज अ फ्रेम डिपेंडेंट एनर्जी। फिर हमने बात की रिलेशनशिप विथ लीनियर मोमेंटम की। तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m। या तो ऐसे याद कर लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m, या तो ऐसे याद कर लो P इज इक्वल्स टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, या तो दोनों याद कर लो, ठीक है। जो बहुत ही अच्छा बच्चा होगा मेरा वो दोनों याद कर लेगा, ठीक है। सो P इज इक्वल्स टू, लिख दिया कमेंट में उसने? हाँ लिख दिया, गया, लिख दिया। गाना नहीं गाया ना इतनी देर से, कॉमेडी भी नहीं की, गाना भी नहीं गाया, कुछ बोले भी नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाना है, गाना गाना होता है कि नहीं। तो भाई अब सॉन्ग करना पड़ेगा। तो पेश करते हैं आपको एक मधुर संगीत, जीता था जिसके लिए मरता था। कई ऐसी लड़कियां थीं जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थोड़ी ना, मैंने बोला ना तालाब में मछली अनेक हैं, तालाब में मछली अनेक हैं और मछले भी अनेक हैं। इस बारे में कन्याएं भी ध्यान दें, लड़कियां भी ध्यान दें कि मछले भी अनेक हैं। तो अपने आसपास की जो गंदी मछली है, उसी में अपना जीवन साथी ना चुने, वेट करें matrimonialwala.com का। हाँ आगे बढ़ा जाए तो संगीत हो गया, गीत संगीत हो गया, बातें हो गई, अब हम पढ़ा सकते हैं। राइट, अब कमेंट सही कर दो तुम जाके, तुमने जो लिखा सही करो, देखो गा दिया गाना। डन। सो मोमेंटम इज √2m काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m। चलो भाई आगे बढ़े। बड़ी डिमांड है बच्चों की, क्रैश में पढ़ाना है, गाना भी गाना है, लेक्चर छोटा भी बनाना है, टॉपिक भी नहीं छोड़ना है। हे राम, हाँ आ जाओ। अ बॉल ऑफ मास 2 kg अनदर बॉल हो गया, अनदर ऑफ मास। ये आपको मैंने बताया था ना कि हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो भी चेक करते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। अनदर ऑफ मास ऑफ 4 kg are dropped together
from 60 feet tall building after a fall of 30 feet each towards earth, their respective kinetic energies will be in the ratio of। बहुत ही लल्लन टाप लालीपाप हलवा सवाल है। अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास दो गेंदा है, एक गेंदा 2 किलो का है, एक गेंदा 4 किलो का है। दोनों गेंदा को हमने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप टुगेदर फ्रॉम अ 60 फीट टॉल बिल्डिंग आफ्टर अ फॉल ऑफ 30 फीट ईच। ये कितना गिरे? 30 फीट। ये कितना गिरे? 30 फीट। दोनों कितना गिरे हैं? 30 फुट नीचे गिर गए, 30 फीट ईच। After a fall of 30 feet each towards earth, their respective kinetic energies will be in the ratio of। इनकी kinetic energy का रेशियो पूछा है बेटा। अगर दोनों को ड्रॉप किया गया है, वर्डिंग्स पे ध्यान दें, वर्डिंग्स पे ध्यान दें, ड्रॉप्ड, दोनों को ड्रॉप किया है तो बेटा दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0, दोनों पे ग्रेविटी लग रही है तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी भी तो सेम होगी। दोनों की फाइनल वेलोसिटी भी, भाई वेलोसिटी जो गिरने वाली कहानी है सब मास पे कहाँ डिपेंड करती थी? वेलोसिटी कितनी होती थी जब आप h हाइट नीचे गिरते थे? v = √2gh होती थी, याद है कुछ? √2gh। तो ये मास पे कहाँ डिपेंड कर रही है? दोनों बराबर की हाइट गिरे हैं, दोनों के लिए g की वैल्यू सेम है, तो गिरते वक्त इन दोनों की वेलोसिटी यहां पहुंचकर सेम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वेलोसिटी तो सेम है, तो किस पे डिपेंड करा? मास पे डिपेंड करा। तो हमसे पूछा है देयर रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज विल बी इन द रेशियो ऑफ। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg। बेटा हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर इज टू हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर। तो बेटा वी स्क्वायर का टर्म दोनों तरफ सेम, हाफ भी सेम, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1:2 इज द आंसर। सभी को आ गया होगा। बात समझ में आई? हलवा सवाल पूछा था इन्होंने, बराबर हाइट गिराई थी तो बराबर की वेलोसिटी होगी, दोनों को सेम वेलोसिटी से छोड़ा था, ड्रॉप किया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। CBSE AIPMT 1997 एंड 2001। ओके, क्या क्वेश्चन है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के। द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी। हमसे बोला एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया काइनेटिक एनर्जी के साथ, और हमसे पूछा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। यहां पे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, k' बोल देते हैं, यही तो सवाल है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल। तो 45 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल पे इसको मैंने ऊपर फेंका, और ऊपर जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछिए। हॉरिजॉन्टल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के गिवन है। द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन विल बी, मैंने k' बोल दिया। बेटा अगर हम सोचें कि इसको हमने u वेलोसिटी से फेंका, बेटा अगर हम सोचें कि हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका, हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका, तो बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m(u²), है ना। अगर हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m(u²). बेटा इधर आएगा u cos 45, और आपको पता है यहां जाके सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, तो u cos 45 इसकी वेलोसिटी होगी। भाई यहां वर्टिकल वेलोसिटी तो होती नहीं हाईएस्ट पॉइंट पे, u cos 45 बचेगा, वो पूरे रास्ते क्या रहती है? हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम रहती है। सभी को पता है ना कि ux की वैल्यू जो यहां आएगी u cos 45, वही ux की वैल्यू हर जगह कंटिन्यू होती है कि नहीं? हाँ जी सर। और uy तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? u cos 45 1/√2। बेटा मास तो चेंज करोगे नहीं इसका, यहाँ मास m है, यहाँ भी मास m है, तो बेटा k' की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू m इंटू यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी है? u/√2। सो हाफ m u/√2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया? हाफ mu² अपॉन √2 का स्क्वायर 2। तो हाफ mu², ये तो k हो गया, डिवाइड बाई 2। ध्यान से देखो, हाफ mu² डिवाइड बाई 2, तो हम बोल सकते हैं k/2। तो बेटा सवाल खत्म हो गया। आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, क्या है? CBSE AIPMT 2009। इस क्वेश्चन पे नंबरिंग नहीं थी क्या? 10 के बाद 11 गायब है, इसको 10.5 दे देते हैं नंबर, ठीक है। 10.5, ये क्वेश्चन कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट 11वां सवाल क्या है? एन इंजन पंप्स वाटर, CBSE AIPMT 2009, अच्छा सवाल है थोड़ा सा। एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू अ होज, water leaves the hose with velocity v and m is the mass per unit length of the water jet. What is the rate at which kinetic energy is imparted to water? क्या है बेटा? वाटर एक पाइप से यूं निकल रहा है, एक पाइप से वाटर यूं निकल रहा है, एक पाइप से वाटर यूं निकल रहा है, झर 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 झर।
यूं पानी निकल रहा है विथ वेलोसिटी v एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर जेट। इसका मास पर यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर का मास कितना है, m है ना। यहां पे हम लेंथ लिख लें और यदि कदाचित हम यहां पे मास लिख लें तो बेटा यूनिट लेंथ का मास कितना है, m है। ध्यान से देखो, एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर जेट। तो अगर लेंथ को हम 1 लें तो मास कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपार्टेड टू वाटर। सवाल देखें, व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपार्टेड टू वाटर। काइनेटिक एनर्जी का रेट पूछ रहे हैं। रेट मतलब किसी चीज का रेट मतलब पर यूनिट टाइम है ना। किसी चीज का रेट क्या होता है, पर यूनिट टाइम। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बात समझ आई। तो रेट क्या पूछा है, रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपार्टेड टू वाटर। इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड आपसे पूछी है। तो आपसे पूछा क्या है सवाल में, सवाल आपसे चाह रहा है कि आप काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड बताएं। ये है सवाल। आप इनको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में कितनी काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम पूछा है। काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड बोल सकते हैं, पर यूनिट टाइम की जगह पर सेकंड कितनी है। तो बेटा मास पर सेकंड निकाल लो, वेलोसिटी v पता ही है। आप ये पता लगा लो कि 1 सेकंड में कितना मास बाहर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड मिल जाएगी। नहीं समझे, आपसे काइनेटिक एनर्जी नहीं मांगी है, आपसे पूछा है रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपार्टेड टू वाटर। किस रेट पे काइनेटिक एनर्जी निकल रही है। रेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज पर यूनिट टाइम है ना, टाइम के साथ कैसे। सो रेट का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड। तो आपको वेलोसिटी तो पता है वाटर की कितनी है, v। आपको यह पता चल जाए कि 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आया है, उसका मास कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो अपने का काम है 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आया है ये पता चल जाए। अपना काम है क्या निकालना, अपना काम है 1 सेकंड में कितना मास ऑफ वाटर इजेक्ट हुआ, अपने को यह पता लगाना है ना। 1 सेकंड में कितना मास ऑफ वाटर इजेक्ट हुआ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, वेलोसिटी क्या है, v है। अच्छा मुझे ये बताओ कि 1 सेकंड में यहां से कितनी लेंथ ऑफ वाटर निकलेगी। 1 सेकंड में कितनी लेंथ ऑफ वाटर, इसी से हो पाएगा। नेक्स्ट पेज अपने पास खाली, हाँ। लेंथ ऑफ वाटर इजेक्टेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी लेंथ बाहर निकली पानी की। तो बेटा वेलोसिटी कितनी है, v है। तो 1 सेकेंड में कितनी लेंथ बाहर आएगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है ना। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड कितनी है v और टाइम कितना 1। तो 1 सेकेंड में कितनी बाहर आई लेंथ, v लेंथ बाहर आई 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितना पानी बाहर आया, v लेंथ का पानी बाहर आया। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला ½ mv²। अगर अपने को मिल जाए कितना मास बाहर निकला पर सेकेंड तो काम बन जाएगा। कितना मास कैसे निकाला हमने कहा ये बताओ लेंथ ऑफ वाटर इजेक्टेड इन 1 सेकेंड कितना है। 1 सेकेंड में कितना पानी बाहर आया, किस वेलोसिटी से आ रहा है v। तो 1 सेकेंड में कितना लेंथ पानी का बाहर आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो मान लो ये लेंथ बाहर आई 1 सेकेंड में। कितनी लेंथ है v। अब मेरे को इतने का मास मिल जाए, 1 सेकेंड में इतना पानी बाहर आया है, इतने का मास मिल जाए। वेलोसिटी क्या है इसकी, वेलोसिटी इसकी v है। तो इतने का मेरे को मास चाहिए। तो नेक्स्ट सवाल होगा मास ऑफ वाटर, सेम चीज, इजेक्टेड इन 1 सेकेंड। अब बेटा यूनिट लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का मास m है। तो इस लेंथ का यानी v लेंथ का मास कितना होगा,
m इंटू वी हो जाएगा, है ना भाई। कितनी लेंथ बाहर आई है, v। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो कितनी लेंथ बाहर आई है, ये लेंथ कितनी होगी, v के बराबर। 1 सेकेंड में v लेंथ बाहर आई। अब इतनी लेंथ का मास कितना होगा, यूनिट लेंथ का मास m है, तो v लेंथ का मास mv हो गया। बेटा खेल खत्म कर दिया, एंड गेम हो गया। मास कितना हो गया, mv। बेटा काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड चाहिए तुमको, इज इक्वल्स टू हाफ, मास भी कौन सा लोगे, पर सेकेंड। अब वेलोसिटी तो पर सेकेंड है नहीं, v स्क्वायर। सो हाफ मास पर सेकेंड कितना है, mv इंटू वी का स्क्वायर, कितना हो गया, हाफ mv क्यूब इज द आंसर। तो इस सवाल को एक बार फिर से लगाएंगे आप, आपको भी ये फील आएगा मैं क्या कर रहा हूं। इस सवाल के बारे में एक बार फिर चर्चा करेंगे जब हम लोग फ्लूइड्स पढ़ेंगे। आपको भी लग रहा हो कुछ फ्लूइड से रिलेटेड है, वैसे इतना ज्यादा रिलेशन भी नहीं है, फिर भी इसकी चर्चा करेंगे वहां पे। नेक्स्ट, CBSE IPMT 1989, 1997, 1998, टाड़ा। Two bodies of masses m and 4m are moving with equal kinetic energies. The ratio of their linear momenta is, kinetic energy equal है, linear momentum का relation पूछा है। बेटा P is equals to √2m into kinetic energy। अब दोनों बॉडीज का क्या सेम है, इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो गया, 2 भी दोनों के लिए सेम, तो मोमेंटम किस पर प्रोपोर्शनल होगा, √m पे प्रोपोर्शनल होगा। दोनों बॉडी की क्या है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, 2 दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा, √m पे डिपेंड करेगा। सो P1 is to P2, यही तो आपसे पूछा है, रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम P1 is to P2 √m1 is to √m2। m1 कितना है बेटा, अननोन है, m के बराबर। m2 कितना है, 4m के बराबर। √m कैंसिल, 1:√4 हो गया 2, आंसर हो गया 1:2। बोलो क्लियर है। हमसे रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम कहा था और इक्वल काइनेटिक एनर्जी कहा था। काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो हटा ली हमने, दोनों के लिए सेम है, 2 भी बराबर, तो मोमेंटम सिर्फ √m पे डिपेंड कर रहा है, रेशियो निकाल लिया। बोलो क्लियर है। √m is to √4m, √m कैंसिल, 1:2 आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300% देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी। ऐसे सवाल को करने के लिए 2 बात ध्यान रखना, अगर चेंज छोटा है तो एरर एनालिसिस मेथड से भी आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो, पर अगर चेंज छोटा नहीं है तो आप एरर एनालिसिस पे नहीं जा सकते हो। एरर एनालिसिस मेथड समझ में आ रहा है, एरर एनालिसिस मेथड समझ में आ रहा है, एरर एनालिसिस मेथड समझ में आ रहा है। क्या पूछा है, द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, तो P इज इक्वल्स टू √2m इंटू के लिख दिया काइनेटिक एनर्जी को। सो P इज इक्वल्स टू 2mk की पावर हाफ लिख दिया मैंने। एरर एनालिसिस मेथड ये है कि डेल्टा P बाई P, 2 तो कांस्टेंट हो गया, पावर कितनी है बेटा, हाफ, तो हाफ को बाहर ले आओ, हाफ टाइम्स ऑफ डेल्टा m बाई m प्लस हाफ को बाहर ले आओ, हाफ टाइम्स ऑफ डेल्टा k बाई k। इस तरह से भी आप चेंज निकाल सकते हो। ये हो गया परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा p बाई p परसेंटेज, हाफ इंटू डेल्टा m बाई m परसेंटेज चेंज इन मास, प्लस हाफ इंटू डेल्टा k बाई k परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पर ये फॉर्मूला आप तभी लगाना बेटा जब परसेंटेज चेंज बहुत छोटा हो। कितना छोटा हो, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 0.5%, 0.6%, तो वहां ये सब एप्लीकेबल होता है। अभी देख रहे हो 300% का चेंज है, तो वहां पे ऐसे फॉर्मूले मत लगाना, क्योंकि एरर आपको याद है बहुत छोटी सी होती थी। तो ये फॉर्मूला काफी अप्रोक्सीमेशन के लिए बनाया गया है, फुल फ्लेश्ड फॉर्मूला नहीं है कि कहीं भी चिपका देंगे। तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे बेटा, ये मेथड तब लगाएंगे जब परसेंटेज चेंज स्मॉल हो, जब परसेंटेज चेंज स्मॉल हो। स्मॉल भी मैं बता रहा हूं, 0.5% हो या 1% हो या 3% हो या मैक्स टू मैक्स 5%, 6%, 10% तक जा सकते हो, कंडीशनल होता है। हर जगह ये फॉर्मूला नहीं है। अगर ये फॉर्मूला लगाते तो सीधा आंसर आता, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300। कैसे किया, P इज इक्वल्स टू √, ये नहीं करना है, ये बता रहा हूं इस सवाल में। ये करोगे तो उत्तर गलत आएगा, और क्यों गलत आएगा रीजन बता रहा हूं। ये मेथड वैलिड होता है छोटे चेंजेस के लिए,
हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था, अगर इस मेथड से करोगे तुम्हारा आंसर भी गलत आएगा। कैसे किया, P इज इक्वल टू √2mk, तो √2mk को 2mk की पावर हाफ, अब 2 कांस्टेंट है तो वो नहीं आएगा, इधर डेल्टा T बाई P हाफ टाइम्स ऑफ डेल्टा M बाई M हाफ टाइम्स ऑफ डेल्टा K बाई K, परसेंटेज लगा दिया सबके आगे। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 300%, तो ये हो गया 300, 2 से डिवाइड किया 150, आंसर आएगा 150%। आप सेकंड वाला मार्क के एग्जाम में आ जाओगे, जो कि गलत है, ये मेथड यहां पे नहीं चलेगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे चेंज बहुत बड़ा है, अगर परसेंटेज चेंज लार्ज हो तो ये मेथड वैलिड नहीं है। अदरवाइज बेटा ये रामबाण मेथड है, बहुत तगड़ा मेथड है ना, ये बहुत ही प्यारा मेंटोस जिंदगी मेथड कह सकते हो, बहुत ही प्यारा मेंटोस जिंदगी मेथड है, पर यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर परसेंटेज चेंज लार्ज है देन यू कैन नॉट यूज दिस मेथड, देन यू कैन नॉट यूज दिस मेथड, तब ये मेथड नहीं लगाएंगे, तब नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो, गलत आंसर आ जाता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 300 लिखते 150, तो चेंज इन मोमेंटम 100 हो जाता, गलत। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300% देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी, तो आराम से खेलेंगे इसको। पहले इनिशियल बातें करते हैं, मान लेते हैं कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जो है वो 100 है, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, P इनिशियल इज इक्वल्स टू √2m काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल वाली, तो √2m इंटू 100 कितना हो गया, 100 का 10 बाहर आ गया, 10√2m। अच्छा, फाइनली बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी है, 300% बढ़ गई है। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, इट इज नॉट इंक्रीज्ड टू 300%, 300% नहीं पहुंची, 300% बढ़ा दी गई, यानी अल्टीमेटली 400 हो जाएगी, इंक्रीज्ड बाय 300%। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये इनिशियल हो गई बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज्ड बाय 300%, तो इनिशियल में 300% और बढ़ा लो तो ये 400 हो जाएगी बेटा। फाइनल मोमेंटम हो जाएगा √2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो √2 इंटू m काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज 400, तो बाहर आ जाएगा 20√2m, ठीक है। अच्छा, अब बेटा परसेंटेज चेंज किसी भी चीज का निकालना हो तो मैं आपको बता चुका हूं फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी चीज का अगर आपको परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है पूरी फिजिक्स के अंदर, पूरी मैथ्स के अंदर, तो आप याद रखेंगे ऊपर रखते हैं हम लोग चेंज, नीचे रखते हैं हम लोग ओरिजिनल और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये परसेंटेज चेंज निकालने का बेसिक मेथड है एकदम, बट इसको हम लोग अवॉइड करके हम लोग ज्यादातर जगह ये मेथड लगाते हैं, छोटा पड़ता है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, तो बेटा चेंज कितना होगा, P फाइनल माइनस P, अपने को परसेंटेज चेंज किस में चाहिए, मोमेंटम में ही तो चाहिए, किस में चाहिए, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम चाहिए अपने को, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा, P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन ओरिजिनल यानी P इनिशियल इंटू 100, तो बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, P फाइनल 20√2m माइनस 10√2m अपॉन 10√2m, √2m कैंसिल, 20 माइनस 10 बटे 10 इंटू 100, तो बेटा कितना आया, 10 बटे 10 कैंसिल, 100% सीधा सीधा। ध्यान से देखो, वैसे भी यहां से यहां क्या हुआ है, डबल हुआ है, डबल का मतलब कितना परसेंट इंक्रीज किया है, 100% इंक्रीज किया है कि नहीं, तो मोमेंटम कितना इंक्रीज किया है, 100% इंक्रीज किया है, मोमेंटम इंक्रीज्ड बाय 100%, डबल का मतलब होता है 100% बढ़ जाना, सो मोमेंटम इंक्रीज्ड बाय 100%, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। यहां से अगर आप निकालोगे तो मास में तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो डेल्टा m बाई m क्या हो जाएगा, 0, डेल्टा m मतलब चेंज इन मास, तो परसेंटेज चेंज इन मास 0 है, प्लस हाफ इंटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना दे रहा है, 300%, तो आपका आंसर आ जाएगा 150%, और 150% बेटा गलत जवाब है। आगे बढ़ा जाए, क्या नहीं करना था ये बताना जरूरी था यहाँ पे। चलो, ये मेथड कब एप्लीकेबल है, जब छोटे चेंज हो, बड़े चेंज हो तो ये मेथड लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसको लेके, एकदम सिंप्लीफाइड भाषा में। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, खत्म, इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं। फिजिक्स इज इजी, इसको कंफ्यूजिंग मत बनाओ। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसी एक गिवन क्वेश्चन में, गिवन डायग्राम में, गिवन एक्सपेरिमेंट में जितनी भी फोर्सेज हैं दुनिया भर की, उन सभी का वर्क डन जोड़ लो,
इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, खत्म, एंड गेम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दें यहां पे, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये एफ ऐसे ऊपर इसे बना हुआ है, इसका मतलब फाइनल है, नीचे लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट में। तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो ऑपरेटर होते हैं वो कहते हैं कि पता नहीं सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं, है ना, देखते हैं सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं, तो उन लोग थोड़ा बहुत ऐसा कर देते हैं, ऐसा थोड़ा बहुत करना चाहिए, बनता है ना। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्लियर हो गया। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, यानी मान लो किसी एक क्वेश्चन में वर्क डन बाय ग्रेविटी है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन है, वर्क डन बाय टेंशन है, वर्क डन बाय, अरे कोई एक सवाल है जिसमें बहुत सारी फोर्सेस हैं, सारी फोर्सेस का वर्क डन जोड़ दो, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सब मिला के बेटा क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये थ्योरम कब एप्लीकेबल है, कमेंट करो। ऑलवेज वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा हमेशा वैलिड है। और अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो बेटा वो बड़े ही सर्कमस्टांसेस में वैलिड होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी वैलिड तभी होगा व्हेन ऑल दी फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, और इफ ऑल दी फोर्सेस आर नॉट कंजर्वेटिव बट द वर्क डन बाय ऑल दी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज जीरो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नेक्स्ट लेक्चर में आ ही जाएगा, 2 ही लेक्चर में चैप्टर है। तो बेटा ये हमेशा वैलिड है, चाहे कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, चाहे वेरिएबल फोर्स हो, चाहे कांस्टेंट फोर्स हो, चाहे नॉर्मल रिएक्शन हो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे जो फोर्स आ जाए, एयर ड्रैग आ जाए, वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा वैलिड होता है। यही इसकी सबसे खास बात है, इट इज ऑलवेज वैलिड। आओ सवाल करते हैं। एम्स 2012, क्या सवाल है? अ पार्टिकल ऑफ मास 50 kg is at rest. The work done to accelerate it by 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। ध्यान से देखें, accelerate it by 20 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी दी है फाइनल, है ना। कई लोग को लग रहा होगा एक्सेलरेशन है, पर यूनिट देखें 20 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेटेड बाय 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दी है। तो सवाल ये है, अ पार्टिकल ऑफ मास 50 kg इज एट रेस्ट, तो एक 50 kg का मास है, इनिशियली रेस्ट पे है, फिर क्या किया, उसको हमने एक्सेलरेट किया और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। हमसे पूछ रहा है इस पूरी कहानी में वर्क डन कितना है। तो बेटा अगर वर्क डन का एक फॉर्मूला तो आपको पता है F.S, पर इस सवाल में ना ही F दिख रहा है ना ही S दिख रहा है, तब आप वर्क डन के लिए क्या करोगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनली कितनी हो जाएगी, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। बेटा ये तो 0 हो गया, हाफ इंटू मास है 50 और फाइनल वेलोसिटी है 20, तो 20 इंटू 20, 2 1 ज़ा 2, ये हुआ कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, 1 2 3, 1 2 3, 10,000 जूल इज दी आंसर। ये 1000, ये 10,000, 10 की पावर 4 जूल्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, CBSE AIPMT 2006, क्या सवाल है, A body of mass 3 kg is under a constant force which causes a displacement s in meters. It is given by the relation, displacement कैसे given है, 1/3 into t square, where t is in second. Work done by the force in 2 seconds. बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि खुद ही बोला है कैसी फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स बोला है, तो लगा दिया। दिक्कत यह है फोर्स कहीं दिख ही नहीं रही और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं दिख रहा, कहाँ है, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर अ कांस्टेंट फोर्स व्हिच कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट s इन मीटर्स, इट इज गिवन बाय, अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो मिल जाएगा, 2 रख देंगे, बट फोर्स नहीं पता है। एक काम करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। बेटा डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी निकाल लो, v इज इक्वल्स टू ds बाई dt। देखो जब वर्क F.S से ना निकल पाए, जब वर्क F.S से ना निकल पाए तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम, सो v इज इक्वल्स टू ds बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, 2 बाहर आ जाएगा, 2t बाई 3 हो गया।
अब आपको कहाँ निकालना है, वर्क डन बाई फोर्स इन 2 सेकेंड्स, तो डेफिनेटली शुरुआत से लेके लास्ट तक में है ना, तो t इज इक्वल्स टू 0 से, लिमिट भी तो होनी चाहिए, t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स तक। बेटा यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, t की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 आ गई। और बेटा कहाँ जाना है, 2 सेकेंड्स तक, फाइनल वेलोसिटी t की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 2 जा 4, तो 4/3 मीटर्स पर सेकेंड। बोलो क्लियर है, t की जगह 2 2 जा 4/3। अब बेटा वर्क डन इज इक्वल्स टू हम क्या लगा सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस ये 0 हो जाएगा क्योंकि v इनिशियल 0 है। बस बेटा खेल खत्म हो गया। मास कितना है, मास कितना है 3, और v फाइनल का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 16/9, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 8/3 जूल्स हो जाएगा आंसर, 8/3 जूल्स हो जाएगा आंसर। इसको आप एक बार खुद से भी अटेम्प्ट करिएगा दूसरे मेथड से, वैसे भी सवाल हो जाएगा। आप दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं बच्चों। आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं ds/dt से, इसके बाद आप इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं dv/dt से, इसके बाद आप फोर्स निकाल सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। कैसी फोर्स आनी चाहिए, कांस्टेंट फोर्स। बेटा डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं 2 सेकेंड्स में, t की वैल्यू 2 पुट करके, है ना, 1/3 t स्क्वायर में t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे भी इसको किया जा सकता है। कई लोग कमेंट करेंगे नीचे कि ये कर सकते हैं कि नहीं, तो ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट CBSE AIPMT 1998, क्या सवाल है, A force acts on a 3 gram particle in such a way that the position of the particle as function of time is given by x is equals to la 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 la, where x is in meter and t is in second. The work done during the first 4 सेकेंड। बेटा वर्क डन पूछा है तो फिर से अपन यही करेंगे। अपन को डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x इज इक्वल्स टू 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस t क्यूब। बेटा अपन क्या किया जाए, वेलोसिटी निकाल लें, v इज इक्वल्स टू dx/dt कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 बाहर आ जाएगा 8t प्लस ये हो गया 3t स्क्वायर। अपने को कहाँ पूछा है, वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड्स, तो t इज इक्वल्स टू 0 से अपन चला जाए t इज इक्वल्स टू 4 तक, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टाइम के ऊपर t के ऊपर 0 रख दो, तो ये 0 पर 3 तो बचा रह गया। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस बार इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, t की जगह 0 0 रखा। फाइनली आपको 4 सेकंड पे जाना है, t की जगह 4 रख दो, 8 4 जा 32, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 48 माइनस 32 कितना हुआ 16, 16 और 3 19, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 19। क्लियर है, t की जगह 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 और 4 8 जा 32, 48 माइनस 32 16, 16 और 3 19। बेटा अब क्या निकालना है आपको, वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो हाफ इंटू m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर। हाफ इंटू m बेटा कॉमन हो गया, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, हाफ इंटू m कॉमन हो गया, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, तो हाफ इंटू m कितना है बेटा 3 ग्राम, सो 3/1000 कर दें kg में। v फाइनल कितना है 19, v इनिशियल कितना है 3, 19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है ना, 19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो क्या किया जाए बेटा 19 प्लस 3 और 19 माइनस 3, a प्लस बी a माइनस बी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 3/1000, और ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो 19 प्लस 3 कितना हो गया 22, 19 माइनस 3 कितना हो गया 16 हो गया, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, कितना हो जाएगा बेटा 11 3 जा 33 इंटू 16/1000, 16 3 जा 48, 4 गया हासिल, 16 3 जा 48 और 4 52, 528/1000 जूल्स, तो ये हो गया 528 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल्स विल बी आंसर। मिली जूल्स में है तो बेटा 10 की पावर -3 क्या हो जाता है, मिली हो जाता है, सो 528 मिली जूल्स आंसर हो गया। सीधा ऑप्शन डी पे क्लिक करेंगे। बोलो क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्या है, ग्राफिकल सवाल दे दिया। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स दैट वेरीज विद पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज शोन। तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है। इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स आउट फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0, तो जब x की वैल्यू 0 है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। If the object starts from rest at point x is equals 0, what is its speed at x is equals to 50? यहाँ पे आके क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट की स्पीड पूछ रहा है। तो बेटा स्पीड कैसे निकाले, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, वर्क निकल आएगा एरिया अंडर ग्राफ से इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मास आपको गिवन है, हलवा सवाल, खत्म है बात। एक और पेज है अपने पास, हाँ है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। वर्क डन बेटा कहां से आएगा, एरिया अंडर एफएस कर्व से। ऊपर एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे एरिया नेगेटिव होता है, तो एरिया तो सारा ऊपर ही है। तो एक तो ये रेक्टेंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया। सो रेक्टेंगल हो गया ये 10 × 25, एसआई यूनिट में है ना सब, देखो फोर्स न्यूटन में, ये मीटर में, प्लस हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया 25, इंटू हाइट, हाइट कितनी हो गई 10। बेटा ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो ये हो गया 250 प्लस 25 × 5 125, तो ये कितना हो गया 375। बोलो सही है, 2 × 5 = 10, 125, 125 और 250, 350, 375। सो वर्क डन मिल गया मेरे को 375 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल, तो 0 हो जाएगी क्योंकि शुरुआत में रेस्ट पे। बेटा खेल खत्म हो गया। 375 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मास गिवन होगा आपको 5 kg इंटू वी फाइनल का स्क्वायर। 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, 25, 5 × 5 = 25। वी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × 75। बेटा 2 × 75 150 हो गया, तो वी फाइनल हो जाएगा √150। बेटा √150 कोई प्रॉपर वैल्यू तो आएगी नहीं, है ना, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। 144 के थोड़ा सा आगे है, √144 होता है 12, तो ये 12 पॉइंट समथिंग होगा, ऑप्शन ए 12.2। बोलो समझ में आया। √150 क्या होगा बेटा, वर्क डन कैसे निकाला, एरिया अंडर एफएस कर्व से निकाल लिया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर दिया। यहाँ पे आके फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल तो 0 है, हमको दे रखा है, और √150 आया है, वो 144 से थोड़ा ज़्यादा है। √144 कितना होता है 12, तो उससे थोड़ा ज़्यादा 12.2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, अ व्हीकल ऑफ मास 10 kg इज मूविंग इन x डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। It is subjected to a retarding force F is equals to इतना during its travel from x is equals to 20 मीटर to x is equals to 30 मीटर। Evaluates its final kinetic energy। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, बट धीमे धीमे इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कैसी फोर्स लगा रखी है आपने, रिटार्डिंग फोर्स लगा रखी है। रिटार्डिंग फोर्स क्या करती है, वेलोसिटी को कम करती है। A vehicle of mass 10 kg is moving in x direction with a constant speed, बट ये कांस्टेंट रहेगी नहीं, समय के साथ कम हो जाएगी। क्यों, इट इज सब्जेक्टेड, अभी स्टार्ट हुआ खेल, इट इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स, है ना। ये व्हीकल थी, ला 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 ला, कैसे चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। सडनली आपने क्या लगा दिया, रिटार्डिंग फोर्स, मतलब पीछे की तरफ एक फोर्स लगा दी। रिटार्डिंग फोर्स कैसी है, 0.1 × x ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ मान लेते हैं x की वैल्यू 20 है, और यहाँ से लेके फोर्स यहाँ तक ऐड कर ली है, मान लो, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई है 30 मीटर हो गई है। इवेल्युएट्स इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हमें यहाँ पे आके क्या निकालना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो बेटा वर्क डन निकालते हैं, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखो बेटा, फोर्स कैसी है, वेरिएबल फोर्स है, और फोर्स को 0.1x लिखने की जगह मुझे -0.1x लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पीछे की तरफ लग रही है और x तो इधर बढ़ रहा है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने ये बात लिखी नहीं है कि -0.1x लें, बट आपको खुद से लेना पड़ेगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि फोर्स कैसी है, रिटार्डिंग, ये वर्ड यूज किया है उन्होंने, क्या वर्ड यूज किया है, रिटार्डिंग फोर्स। तो रिटार्डिंग है तो फोर्स किधर लगेगी, पीछे की तरफ। अब बेटा फोर्स कैसी है, ये वेरिएबल फोर्स है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, तो फोर्स में सिर्फ और सिर्फ x का ही टर्म है,
है ना, और मूविश मोशन भी किस में हो रहा है, x के अलोंग हो रहा है। तो आई थिंक इतना लिखना सफिशिएंट होगा, fx इंटू डी एक्स कहाँ से कहाँ, 20 से लेके 30 तक इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और इनिशियल हमें गिवन है हाफ इंटू मास इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर, मास गिवन है 10 kg। बेटा आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, इंटीग्रेशन fx dx कहाँ से कहाँ, 20 से 30 तक इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ इंटू मास कितना गिवन है, चलो अभी ऐसे लिखते हैं एम वी इनिशियल स्क्वायर, अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। चलो वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं, fx है माइनस 0.1x इंटू डी एक्स 20 से लेके 30 तक इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता नहीं, माइनस हाफ इंटू मास कितना गिवन है 10 kg और इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100। बेटा यहाँ से माइनस 0.1 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 कहाँ से कहाँ, 20 से लेके 30 तक। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस 2 1 2 2 5 10 500 हो गया। बेटा ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.1 और 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस 500। अब बेटा 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो गया 900, 20 का स्क्वायर हो गया 500, सॉरी 20 का स्क्वायर हो गया 400, 900 माइनस 400 आ गया 500 बाई 2 इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस 500। यहाँ से ये पॉइंट हटा है, 0 हटा, 2 1 2 2 25 जा, तो माइनस 25 इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस 500, तो 500 को इधर भेज देंगे, के फाइनल इज इक्वल्स टू 500 माइनस 25 कितना हो गया 475 जूल्स। दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल वेलोसिटी पूछे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर कर देना। क्लियर है, फोर्स को नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि रिटार्डिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2016 क्या पूछा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम्स मूव्स अलोंग अ सर्किल ऑफ रेडियस इतना विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ रही होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन समझ रहे हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये वाला 80, तो ये क्या करता था, स्पीड के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता था, क्या करता था, स्पीड के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता था। इसको लेके काफ़ी आलोचना हुई मेरी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को सर ने गलत फॉर्मूला लिख दिया। कुछ हद तक आपकी बात सही है कि भाई इसको जब लिखो तो मॉड ये लगा के ये लिख देना चाहिए। मैंने समझा आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। dv/dt जो मैं लिख रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब था रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जब मैं सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा था, वैसे मॉड लगा सकते हैं। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। खैर, तो ये 80, तो भावनाओं पे जाया करो, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग अ सर्किल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर, तो इसका कुछ रेडियस है और क्या लग रही है इस पे, विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू इतना बाय द एंड ऑफ द सेकेंड रेवोल्यूशन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन। बड़ा लंबा सवाल है, लंबा चौड़ा सवाल पूछा है, 2016 का सवाल है। क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। बेटा अगर ध्यान से देखो तो क्या होगा, यहाँ पे इस एक्सेलरेशन की वजह से इस बॉडी पे लगातार वर्क होता रहेगा। भाई एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, अरे भैया एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, टेंजेंशियल मास इनटू एक्सेलरेशन। एग्री कर रहे हो कि नहीं भाई, जहां होगा एक्सेलरेशन वहां होगी फोर्स, जहां होगी फोर्स वहां होगा एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन 80 है तो इसकी वजह से इस पे एक फोर्स ऐड कर रही होगी, और फोर्स कितनी होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये फोर्स क्या करेगी, लगातार इसकी स्पीड बढ़ा रही होगी, तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। बिगिनिंग ऑफ मोशन कहा है, बिगिनिंग ऑफ मोशन में इसकी इनिशियल स्पीड हम 0 मान लेंगे। नहीं समझे, इसके पास क्या है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये क्या करेगा, इसकी स्पीड बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा। बिगिनिंग ऑफ मोशन में हम इसकी इनिशियल स्पीड v लिख लेते हैं, v इनिशियल को हम 0 बोल देंगे। बिगिनिंग ऑफ मोशन वी विल से दैट इनिशियल स्पीड कितनी है, इसके पास 0 है। अब स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताई है, a particle of mass 10 grams moves along a circle of radius itna with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to itna by the end of the second revolution? तो 2 रेवोल्यूशन हो चुके हैं, 2 रेवोल्यूशन हो चुके हैं।
बेटा फोर्स कैसी लग रही है इसके ऊपर, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कांस्टेंट बोला है। सवाल को ध्यान से देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कांस्टेंट बोला है तो लगने वाली फोर्स भी क्या होगी, कांस्टेंट। यहां ध्यान से देखो, विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगी। बेटा ये कितना घूमा, 2 रेवोल्यूशन, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं कह सकते, लीनियर डिस्टेंस कितना कवर किया। फोर्स भी ऐसे लगेगी, डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा ऐसे ही होगा। ध्यान से देखो, फोर्स यूं लगेगी और इसका डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होता है, टेंजेंशियल ही होता है। तो जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम डायरेक्शन में है। ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, 2 चक्कर घूम गए। तो इसने कितना वर्क डन किया, कितना वर्क डन किया। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर इसको हम खोल लें, जो कि हमने आपको सर्कुलर मोशन में भी सिखाया था, ऐसे खोलना पूरा डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस को अगर हम लीनियर देखें तो ये कितना डिस्टेंस मूव किया, ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा। 1 चक्कर में डिस्टेंस होता है 2 पाई आर, तो 2 चक्कर में डिस्टेंस हो जाएगा 2 × 2 पाई आर। तो कितना डिस्टेंस चला ये, 4 पाई आर। अब बेटा ध्यान से देखो, डिस्टेंस इधर, फोर्स इधर, कहीं और आके देख लो, यहां पे आके देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसी तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, यानी फोर्स भी इसी तरफ। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां है, सेम डायरेक्शन में है। तो जिस तरफ हुआ डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ लगी है फोर्स। तो वर्क का फॉर्मूला यहां फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल दिया क्योंकि हमने इसको खोल के देखा। भाई लगातार वर्क हो रहा है तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अगर तुम बोलोगे राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 है तो भाई तुम तो खेल खत्म कर दोगे, है ना। वर्क डन 0 कहां हो रहा है, जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट, जिधर फोर्स। हर एक छोटे छोटे इंस्टेंस पे तो आपकी फोर्स भी लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बेटा ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। दिस इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कई लोग आके यहाँ पे बहस करेंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट तो 0 है तो वर्क डन 0 होगा। तो ये चूजे वाली बात आप कृपा करके यहाँ पे ना करें। क्यों? दिस इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, अभी ऐसे, अभी ऐसे, अभी ऐसे, अभी ऐसे। किसी भी छोटी सी जगह पे देखो, छोटा सा वर्क डन आप देखो यहाँ पे कैसा होगा, फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर। तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू, तो वर्क डन लगातार ऐड होता जाएगा कि 0 हो जाएगा लास्ट में। लॉजिकली भी तो सोचो, तो वर्क डन तो ऐड होगा ना। दिस इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटा जिधर फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट है पूरे रास्ते। फोर्स डिस्प्लेसमेंट यहां पे भी देखो तो फोर्स यहां होगी टेंजेंशियल और डिस्प्लेसमेंट भी इधर। बाय एक्सेलरेशन टेंजेंशियल तो फोर्स भी। तो बेटा लगातार फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में। तो वर्क डन F × S। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर, और फोर्स अपने को पता चल गई M × AT। बट बेटा इसके बाद आप क्या लगा दो, इसके बाद आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, वर्क डन क्या लिखा आपने, F × S इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है ना। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू 8 × 10⁻⁴ जूल, 8 × 10⁻⁴। और बेटा कहाँ है, फ्रॉम आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 कर दी। फोर्स कितनी है, मास इंटू 80। देखो कांस्टेंट फोर्स है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और डिस्प्लेसमेंट 4 पाई आर इज इक्वल्स टू 8 × 10⁻⁴। बेटा मास की वैल्यू चिपकानी पड़ेगी, 10 ग्राम है। सो 10 ग्राम मतलब 10 × 10⁻³ इंटू 80 इंटू 4 पाई। और रेडियस कितना है बेटा, 6.4 सेंटीमीटर। तो 6.4 सेंटीमीटर है तो डिवाइड बाई 100 कर दिया। 8 × 10⁻⁴। यहाँ से दशमलव हटाओ और ये 0 काट दो इसके चक्कर में बेटा। 8 × 1 = 8, 8 × 8 = 64। कट्टम कुट्टा खेलना चालू कर दिया है मैंने। 10⁻³ और एक और ऊपर ले लो 10⁻⁴। तो ये और 10⁻⁴ कैंसिल। 10⁻³ एक 0 और ऊपर उठा लो, 10⁻⁴, 10⁻⁴ कैंसिल। 80 × 4 पाई इंटू 8/10 इज इक्वल्स टू 1। कुछ और कट्टम पिट्टा हो सकता है, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, और कुछ तो नहीं दिख रहा मुझको। तो अब यहाँ से 80 इज इक्वल्स टू 5/2 = 16 इंटू पाई। अब पाई की 3.14 रखना तो अच्छा आइडिया लग नहीं रहा, तो 5/16 इंटू पाई की जगह 22/7 रख दे। तो 7 ऊपर, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया मुझसे, ध्यान से देखा जाए। सही है, सही लग रहा है।
5 7 जा 35 और 16 2 जा 32, 3 गया हासिल, 16 2 जा 32 और 3 35, 352। इसको करीब करीब 350 लिख सकते हैं नीचे, 35/350, 35 1 जा 10 जा, आंसर आ गया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकदम सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अपन अब तक 20 सवाल कर चुके हैं, एक में 10:30 भी आया था। टाइम 6 मिनट बचा है, देखें एक सवाल और निपटा सकते हैं क्या हम, एक शायद निपट जाए। CBSE AIPMT 2006, आ जाओ। If 300 joule of work is done by sliding 2 kg block up an inclined plane of height 10 meter, work done against friction, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन। तो एक इंक्लाइन प्लेन है, क्या किया हमने, 300 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय स्लाइडिंग 2 kg ब्लॉक। अपने पास एक 2 kg ब्लॉक है, अपन ने उसको स्लाइड किया अप एन इंक्लाइन प्लेन। अपने पास एक 2 kg ब्लॉक है, अपन ने इसको स्लाइड किया अप एन इंक्लाइन प्लेन, अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर। हाइट दे रखी है अपने को, कितनी है, 10 मीटर है। हाँ। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अच्छा, अब बेटा एक बात सुनो, यहां पे अपने को दिया है 300 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय स्लाइडिंग। तो भाई एक फोर्स तो ऊपर लग रही होगी, F एक्सटर्नल, वो कितनी है मुझे नहीं पता। मुझे पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 300 जूल। यही तो सवाल कह रहा है, ध्यान से सवाल पढ़ो, मैं समय को देखूं जरा। हाँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही तो हमें बताया है, हमसे बोला है 300 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय स्लाइडिंग 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइन प्लेन। तो बेटा इसको ऊपर ले जाना है तो ऊपर फोर्स लगेगी ना, नीचे फिसल जाएगा वरना। तो बोल रहा है कि जो ये जो फोर्स लगी एक्सटर्नल, इसने 300 जूल वर्क किया। पूछ रहा है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज, कैसे किया जाए यार, फ्रिक्शन के अगेंस्ट। एक काम करो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। अरे हम बता रहे हैं, बात मानो हमारी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको स्लाइड किया है धीमे धीमे और कोई वेलोसिटी तो दी नहीं है, बाय स्लाइडिंग है ना, मूविंग नहीं है, स्लाइड कर रहा है धीमे धीमे। तो बेटा स्लाइड कर रहा है तो पूरे रास्ते इसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी, एकदम आराम से पहुंच जाएगा। यानी इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, पूरे रास्ते कांस्टेंट करेगी, ये धीमे धीमे स्लाइड करते हुए पहुंचा है, यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान से देखें सवाल को, मैं समय को देख रहा हूं, यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है ना, बाय स्लाइडिंग अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट। तो यानी धीमे धीमे ऊपर पहुंचे हैं तो वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट एकदम है ना, बहुत धीमे धीमे पहुंचे, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। अब कौन कौन सी फोर्सेस हैं यहाँ, इसके ऊपर एक लगेगी बेटा mg फोर्स, एक इसके ऊपर लगेगी फ्रिक्शन फोर्स, और एक लग रही है एक्सटर्नल फोर्स, और एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ये सारी फोर्सेस लग रही हैं। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0। बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगर आप h हाइट ऊपर गए हो तो यूं चलो फिर यूं चलो, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, माइनस mgh। बोलो समझ में आ रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, माइनस mgh। भाई यहां से यहां 0 वर्क हुआ और यहां से यहां बोलो mg नीचे लगा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, सो ये हुआ माइनस mgh। वर्क डन बाय फ्रिक्शन मुझे पता नहीं, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, देखो नॉर्मल रिएक्शन यूं है और डिस्प्लेसमेंट यूं हो रहा है, यानी एंगल कितना है 90 डिग्री। सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज 300 जूल। देखो सारे मैंने फोर्सेस देख लिए, नॉर्मल रिएक्शन यूं है और डिस्प्लेसमेंट ये 90 डिग्री। mg का वर्क डन मैंने कहा था यूं चलो 0 फिर यूं चले माइनस mgh। यहां से बेटा वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस mgh प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस 300 इक्वल टू 0 है। अपन को 2 घंटे के अंदर खत्म करना है। मास कितना दिया है बेटा, 2 kg और हाइट 10, सो 2 इंटू 10 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस 300 इक्वल टू 0। 300 माइनस 200 तो बेटा ये हो गया 100, इधर जाके माइनस 100। बेटा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस 100 जूल, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बेटा कितना हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, प्लस 100 जूल हो जाएगा। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन 100 जूल। तो अपन ने 21 सवाल कर लिए, एक सवाल और करेंगे क्या अपन,
चलो ट्राई मारते हैं। नीट 2017, अब ये वाला तुम लोग खुद से करना, इसको होमवर्क में समझ लो। इसमें ऑप्शन अच्छे नहीं बनाए थे, ऑप्शन अच्छे बनाए होते तो सवाल बढ़िया बनता। तो इसको खुद से करेंगे आप लोग और इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो यहीं पे आज के लेक्चर को करते हैं समाप्त। इसके बाद आप सॉल्व करें डीपीपी, पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी, मैं तुमको दिखा दूं क्या, एक दो क्वेश्चन और लाया था, तो मैं तो चाहूंगा तुम उसको भी अटेम्प्ट करो। एक सवाल ये भी लाया था, इसको भी मैं होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ, पीपीटी से नहीं हटा रहे हैं, है ना। तो इसको भी अपन डीपीपी का पार्ट मान लेते हैं, किसको भी अपन डीपीपी का पार्ट मान लेते हैं, किसको भी अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितना सवाल सॉल्व करोगे उतना कॉन्सेप्ट बनता जाएगा। तो इसको भी मैं बोल दूंगा सर से, डीपीपी सोल्यूशन के एंड में इसको भी करवा दिया जाएगा। तो यहीं पे आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।